हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं सितंबर 2020 का पेपर ए। तो हमने 30 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने पढ़े थे बहुत सारे आपके एग्जाम में आई गेस 2 आए हुए थे कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद में हमने रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को किया था। कुछ स्पॉटिंग एरर्स भी थे, तो 3 टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने निपटा दिए हैं। आज हमें शुरुआत करनी है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। सो आज करेंगे ऑलमोस्ट 40 या 45 क्वेश्चंस, जिसमें शुरुआत हो रही है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। तो चलिए देखते हैं कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस आज चैलेंज है हमारे पास में, कौन से पढ़े हुए हैं और कौन से हमें नए सीखने हैं। तो फटाफट शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट इडियम से पहले डायरेक्शंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सो वील स्टार्ट विद डायरेक्शंस। देखो यहां पे ध्यान से, गिवन बिलो आर सम इडियम्स एंड फ्रेजेस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव मीनिंग्स टू ईच. Choose the response A, B, C or D which is the most appropriate expression and mark your response in the answer sheets accordingly. सिंपल सा काम करना है। अल्टीमेटली कभी कभी आपको 2 तरह से पेपर में देखने की चीजें मिल सकती हैं। पहला होगा जिसमें एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसमें कुछ पार्ट एज एन ईडियम अंडरलाइंड होगा। इस वाले ईडियम का मीनिंग समझना कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि इसमें हम सेंटेंस के बेसिस पे कुछ मीनिंग ईडियम का निकाल सकते हैं। लेकिन सेकेंड टाइप आपके सामने जो आता है वो आपके सामने यहां लिखा हुआ है, जिसमें सिर्फ ईडियम लिखा रहेगा। जैसे गेट द जिटर्स, ये एक पूरा ईडियम है, इसमें कोई सेंटेंस मिला नहीं हुआ है। अब आपको इसके बेसिस पे बताना है कौन सा इसका मीनिंग है। तो इसके लिए भाई आपको मीनिंग उसका आना चाहिए, या फिर थोड़े बहुत शब्दों का अगर ज्ञान होगा तो भी आप काफी हद तक चीजें मैनेज कर सकते हो। जैसे देखते हैं यहां पे, देखो अगर मैं बात करूं ईडियम नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 31 की, तो ये जो कह रहा है गेट द जिटर्स, इसमें जो वर्ड जिटर्स है इसका अपने आप में ही मीनिंग होता है एंग्शियस सा फील करने लगना, या फिर बोलते हैं ना घबराहट हो रही है। तो जिटर्स का मतलब ही होता है घबराहट वाला फीलिंग आने लगना। तो अगर किसी को गेट द जिटर्स वाला कंडीशन है, इसका मतलब क्या होगा, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा, बहुत ज्यादा एंग्शियस होगा। तो ये चीज हमें यहां से मालूम चल जा रही है। अब ऑप्शंस में ढूंढेंगे कौन सा वाला ऑप्शन इस बात के बहुत करीब है, और फिर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वर्ड के मीनिंग्स पता है तो देखो सारे तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन बहुत हद तक चीजें आपको हेल्पफुल हो जाएंगी। तो चलो मीनिंग देखते हैं। इसका पहला है फीलिंग एंग्शियस, यहीं पे ही मीनिंग आ गया हमारा फीलिंग एंग्शियस, बट स्टिल लेट्स रीड अदर ऑप्शंस बिफोर सिलेक्टिंग एनीवन, है ना। सो पहला कह रहा है फीलिंग एंग्शियस, दूसरा कह रहा है फीलिंग हैप्पी, देन इट इज स्टैमरिंग, फिर कह रहा है फीलिंग एक्सपोज्ड। अब एक्सपोज का मतलब होता है खुलासा हो गया किसी चीज का, तो ये चीज तो बाहर हो जाती है। स्टैमर का मतलब होता है जब कोई बीच बीच में रुकने लगता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि आई वुड लाइक टू से दिस एंड आई वुड एड दिस एंड, तो ये जो बीच में अटकने वाला पार्ट है इसको स्टैमर बोलते हैं। बट यहां पे फिलहाल इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सो वील किक दिस आउट। सी भी बाहर चला गया। फिर है फीलिंग एंग्शियस एंड फीलिंग हैप्पी। हैप्पी डजंट मेक सेंस हियर, यहां पे एंग्शियस होना या फिर घबराहट होना वुड मेक सेंस। तो क्या हो जाएगा, गेट द जिटर्स का मीनिंग फीलिंग एंग्शियस, एंड दैट्स हाउ पार्ट ए वुड बी द करेक्ट आंसर चॉइस फॉर क्वेश्चन नंबर 31। क्लियर बात है। तो इस तरीके से बेटा अगर वर्ड के मीनिंग्स आपको पता है तो देखो सारे तो नहीं हो पाएंगे, ये तो गारंटीड है, क्योंकि बहुत सारे में ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। कुछ लैटिन, फ्रेंच ऐसे वर्ड्स भी ले सकता है। साथ ही साथ कुछ वर्ड को देखने में आपको सारे मीनिंग्स पता चलेंगे, लेकिन उनका एग्जैक्ट मीनिंग कुछ और निकल रहा होगा, तो सब पे ये पैंतरा चल नहीं पाएगा। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है फ्रेंच लीव। अब फ्रेंच लीव क्या होती है, देखो जहां पे भी फ्रेंच वर्ड आ जाएगा इसका मतलब है वो चीजों को बिल्कुल उल्टी तरीके से देख रहा है। ठीक है, जैसे फ्रेंच बात होता है, एक ईडियम ये भी है फ्रेंच बात। ईडियम मान लो या फिर ऐसे कहावत मान लो, कुछ भी है। फ्रेंच बात किसको कहते हैं, जैसे नॉर्मल बात क्या होता है जिसमें पूरा पानी डाल के नहाते हैं ना, व्हाट इज फ्रेंच बात। आप टॉवल को गीला करो और इसको पूरा शरीर पोंछ लो, इसको फ्रेंच बात बोलते हैं। तो हो गया ना एग्जैक्टली उल्टा जो हम कर रहे हैं उसका। तो फ्रेंच लीव भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन देखते हैं इनके ऑप्शंस में क्या है। पहला ए कह रहा है एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन इन फ्रेंच। अब इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि बिना पूछे, फ्रेंच भाषा में बिना पूछे आप एब्सेंट हो जाओ अपने काम से। तो यहां पे एग्जैक्टली फ्रेंच का लॉजिक तो नहीं है बेटा, तो ए वाला बाहर हो रहा है। बी कह रहा है आस्किंग फॉर परमिशन बिफोर लीविंग वर्क। अगर हम काम से छुट्टी लेने के पहले परमिशन ले लेंगे तो ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, तो फ्रेंच लीव में तो फिट ही नहीं हो पाएगा। तीसरा देखो वर्क फॉर परमिशन टू गेट लीव। अब बिल्कुल यहां पे गलत हो गया, किसी काम के लिए परमिशन लेना लीव की, तो ये तो मीनिंग डिस्टॉर्ट हो गया। डी बोल रहा है एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशन। अब देखो नॉर्मली अगर आपको छुट्टी चाहिए तो परमिशन चाहिए होती है, एप्लीकेशन लिखना होता है, लेकिन अगर कोई आदमी बिना परमिशन लिए छुट्टी कर दे उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव ले लिए इसने। क्लियर बात। चलो
सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। 32 वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी, दैट सेज एब्सेंट फ्रॉम वर्क विदाउट आस्किंग फॉर परमिशंस। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। टेक अ स्टैंड। अब देखो जैसे मान लो मैं बोलूं कि टेक अ स्टैंड का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, तो ध्यान से समझो इस चीज को। अगर कोई मान लो आपको सपोर्ट कर रहा है तो वो ऐसे आपको मतलब पीठ पीछे सपोर्ट कर सकता है, या फिर अकेले में आपको बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। लेकिन जब बात आएगी कि आपकी तरफदारी करने की पब्लिक में या फिर किसी के सामने, तो वो मुकर जाते हैं। तो यहां पे टेक अ स्टैंड जो ईडियम है इसका मतलब होता है पब्लिकली या फिर सबके सामने अगर कोई आपकी साइड ले ले या आपको सपोर्ट करे, उसको बोलते हैं टेक अ स्टैंड। तो चलो ऑप्शन से ढूंढते हैं कौन सा वाला फिट हो जाएगा। ए कह रहा टू पब्लिकली एक्सप्रेस एन ओपिनियन अबाउट समथिंग। अब देखो ओपिनियन यहां पे कहने की बात हो रही है ना, किसी भी चीज के लिए पब्लिकली ओपिनियन अपना एक्सप्रेस कर देना। टू मेक अ स्टैंड फॉर वन टू सिट, अब बी तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, बी का तो कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं निकला। सी कह रहा टू बी फर्म ऑन योर वर्क, अपने काम में बिल्कुल अडिग रहना, कोई मतलब नहीं इस चीज का, यहां पे किसी की तरफदारी करने की बात हो रही है तो ये काम धाम की बात तो यहां पे नहीं चाहिए। डी कह रहा टू बी पार्ट ऑफ द वर्क। अब देखो वर्क का पार्ट हो चाहे ना हो, लेकिन हमारा ईडियम से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो इट शुड बी किसी चीज को पब्लिकली किसी चीज के लिए सपोर्ट करना, किसी ओपिनियन के लिए या फिर किसी के साइड लेने के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। So 33 में that is take a stand, इसका आंसर would be to publicly express an opinion about something, या फिर अगर ये होता कि to publicly support something, है ना, या to be publicly biased for something, तो ये सारी चीजें take a stand का मीनिंग हो सकती थी। चलिए, मतलब ये इसलिए जानना जरूरी है कि कई बार आपको इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं। सो डोंट बी फर्म कि बस ऑप्शन में एग्जैक्टली यही रहेगा। 34th इज कट एंड रन। अब देखो कट एंड रन का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज में परेशानी वाले प्रॉब्लम में पड़े बिना ही भाग जाना वहां से, है ना, या फिर किसी काम को करना और आपको जैसे लगे कि भाई काम बिगड़ रहा है वहां से तुरंत भाग जाना बिना उस काम में फंसे हुए, इसको बोलते हैं कट एंड रन। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पे फिलहाल फिट करके हमें इसका एग्जैक्टली आंसर दे देता है। पहला कह रहा है टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली, है ना, काफी हद तक मैच कर रहा है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को अवॉइड कर देना, कैसे, अचानक से उसको छोड़ देना कि भैया मुझे इसमें नहीं फंसना है, मैं यहां से निकल रहा हूं। ऐसा अगर आप सडनली कर दो तो क्या हो जाएगा, आप कट एंड रन कर रहे हो। सेकंड देखो टू अवॉइड एन इवेंट सडनली, कोई भी इवेंट को सडनली अवॉइड कर देना। अब यहां पे मोटो तो लिखा ही नहीं है कि भाई क्यों अवॉइड किया जा रहा है, सो बी वाले को यहां से तुरंत भगाना पड़ेगा, अपने घर जाए और अपना मीनिंग अपने पास रखे। सी सेज टू मीट सम डेंजर सडनली। अब अगर किसी ने डेंजर को फेस कर ही लिया या मीट कर ही लिया तब तो मीनिंग यहां पे गलत हो जाएगा। तो सी वाले का मीनिंग यहां पे पूरा नहीं हो पा रहा। देखो मीट नहीं करेंगे, किसी डेंजर के आने से पहले ही वहां से दूर भाग जाना। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लो, कोविड आया था तो कुछ बहुत अमीर अमीर लोग उन्होंने क्या किया था, अपना आइलैंड पे जाके एक आइलैंड में घर बना लिया था कि भैया कोविड मेरे पास आए इसके पहले हम वहीं पे चले जा रहे हैं। तो जब वहां कोई और होगा ही नहीं तो कोविड फैलेगा नहीं। सो इस हिसाब से कट एंड रन को देख सकते हैं। ठीक है, डी देखो टू आस्क फॉर अ सडन मीटिंग विद समवन। अब ये डी भी बाहर है क्योंकि हमारा जो मीनिंग हमने गेस किया था उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इट वुड बी ऑप्शन ए, दैट इज टू अवॉइड अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय लिविंग सडनली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिए इंपॉर्टेंट है कट एंड रन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे। 35 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 है कट द कॉर्ड। नाउ व्हाट इज कट द कॉर्ड, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। टू स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली, टू बी सेफ ऑन योर ओन, टू बी मैरिड, टू बी अ मैरिड पर्सन। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे मान लो ये एक कॉर्ड है, एक रस्सी है, कॉर्ड मतलब होता है रस्सी, ठीक है, या फिर तार कुछ भी कह सकते हैं। अब मान लो ये रस्सी में ये वाला पार्ट है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो पार्ट ये वाला है, ठीक है, इस वाले की बात करी जा रही है। बहुत हद तक आपको ये देखने में सिगरेट जैसा लग रहा होगा बट ये सिगरेट है नहीं, ये रस्सी है, इसका ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। जब तक ये पार्ट इस रस्सी से जुड़ा हुआ है तब तक ये पार्ट क्या है, उतना ही स्ट्रांग है ना, उसका उतना ही वैल्यू जितना इस रस्सी का है। लेकिन अगर इस पार्ट को मैं कट करके अलग निकाल दूं, जैसे मान लो मैं इस पार्ट को कट करके अलग निकाल दूं, ये रस्सी इतनी खुद अलग बच गई, ये रस्सी इतनी अलग बच गई और इसका ये पार्ट अलग बच गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, अपना इंडिपेंडेंटली कुछ ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब ये जो रस्सी का पार्ट कट के अलग निकला है इसको अपना अलग वजूद ढूंढना पड़ेगा। अब इनकी हेल्प नहीं चाहिए, ना ही इनकी हेल्प ले सकता है। अब सोचो रस्सी कट गई, आप कितना भी कोशिश कर लो वापस थोड़ी जुड़ेगी,
तो इस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो स्टॉप नीडिंग योर पेरेंट्स फॉर मनी, अब यहां पे सिर्फ मनी का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अब ये बी कह रहा है टू स्टॉप नीडिंग समवन एल्स टू लुक आफ्टर यू एंड स्टार्ट एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। दिस इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। किसी और की सहायता को छोड़ के अपना इंडिपेंडेंटली जब आप काम करने लग जाते हो, सो टू दैट वी से कट द कॉर्ड। आई हैव कट द कॉर्ड आउट ऑफ हिम या फिर आउट ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखो कट का सारा वर्ब फॉर्म सेम रहता है, चाहे V1 हो, चाहे V2 हो, चाहे V3 हो, याद रखना। ठीक है, तो कट 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 इसकी तीनों फॉर्म सेम होती है। अगला सी देखो, टू बी सेफ ऑन योर ओन, सी का मीनिंग गलत है। डी कह रहा है टू बी अ मैरिड पर्सन। अब ये देखो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन फिर भी यहां पे हम इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अल्टीमेटली यहां पे बात क्या हो रही है, इंडिपेंडेंट हो जाना, अपने आप से अपने आप को सपोर्ट करना, बाकी सबके सपोर्ट्स को काट देने का यहां पे मेजरली कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे क्या कह रहा है। 36 क्वेश्चन है कबर्ड लव। अब इसमें कप बोर्ड और कबर्ड दोनों चीजों को ही आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कबर्ड लव का मतलब क्या होता है, इसको चलिए देखते हैं। लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम द पर्सन, लविंग द कबर्ड्स, इनोसेंट लव, लविंग टू बी फ्री फ्रॉम ऑल कंडीशंस। देखिए ध्यान से, इसका जो डायरेक्ट मीनिंग लिखा है वो तो तुरंत बाहर हो जाएगा। हमने सीखा था कि इडियम्स का एक सबसे बढ़िया चीज ये होता है कि 99.99% ऑफ द केसेस में, मतलब 0.1% छोड़ ही देते हैं यार, हो सकता है कि कोई ऐसा हो जाए। इस केस में आपको एग्जैक्टली वही वाला मीनिंग नहीं मिल सकता। तो अगर किसी ने बोला कबर्ड लव, तो इसका मीनिंग लविंग फॉर कबर्ड्स या लव फॉर कबर्ड्स हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल बाहर हो गया है ना, तो हम इसको पहले ही बाहर निकाल देंगे। फिर देखो लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। अब अगर कबर्ड पर्सन है, इसका मतलब है उसको कबर्ड पसंद आ रही है। मान लो कोई आपके घर आया, उसको आपकी कबर्ड पसंद आ गई, तो अल्टीमेटली आप नहीं पसंद आए ना, आपका घर पसंद आया, उसको क्या चीज पसंद आई है, अपने इंटरेस्ट की पसंद आई है और उसको वही चीज चाहिए। सो कबर्ड लव उसको बोलते हैं जो आदमी किसी और को किसी और चीज के लिए प्यार करे या फिर किसी और चीज के लिए उसको चाहे। ठीक है, कि उसका इंटेंशन हो कोई और चीज आपसे लेने का। गोल्ड डिगर भी ऐसे लोगों को कहा जाता है एक कॉमन भाषा में, लेकिन यहां पे कबर्ड लव एक प्रॉपर इडियम है और गोल्ड डिगर एक ऐसे ही कैजुअल टर्म है। ठीक है, सी देखो इनोसेंट लव। अब यहां पे लव में इनोसेंस तो खत्म ही हो चुकी थी, तो इनोसेंट लिखना यहां पे इस इडियम का ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा बेटा। डी कह रहा लविंग टू बी फ्री ऑफ ऑल कंडीशंस। अब ऐसा नहीं कि सारी कंडीशन से, सारे बंधन से मुक्त होकर आओ चलो हम प्यार करें, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। सो इट वुड बी 36 का ऑप्शन ए, दैट सेज लविंग समवन टू गेट समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक, 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लेट्स गेट टू 37। 37 कह रहा है अराउंड द कॉर्नर। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। अ थिंग विच इज एट द एंड ऑफ द कॉर्नर। अब हमने क्या सीखा था बेटा, सीधा सीधा मीनिंग को यहां से हटाना पड़ेगा, तो ए तो यहीं से बाहर हो गया। बी देखो एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। सी कह रहा है एन इवेंट दैट कॉर्नर समवन फॉर हिज रॉन्ग, एन इवेंट दैट हैपेंस इन द कॉर्नर ऑफ पावरफुल प्लेस। देखो ध्यान से समझो, मान लो एक पाइपलाइन है, मान लेते हैं ये एक पाइपलाइन है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स भरे हैं। ये इवेंट नंबर ए है, ये इवेंट नंबर बी है, और ऐसे ही इवेंट नंबर सी है, और ऐसे ही इवेंट नंबर डी है, ऐसे ही ई एफ, ऐसे ही करके ढेर सारे इवेंट्स भरे हैं। ठीक है, और यहां से इस पाइप का फ्लो आउट होता है, यहां से इवेंट्स बाहर आते हैं। मतलब जैसे जैसे डेट आएगी, मतलब 5th को ये है, 7th को, 9th को, 10th को, ऐसे करके इवेंट्स लगे हैं। अब जब 5th आएगी तो जो ये कॉर्नर पे है सबसे, ये इवेंट हो जाएगा। फिर जब 7th आएगी तो बी वाला हो जाएगा। इस तरीके से जब कोई भी चीज अराउंड द कॉर्नर होती है तो क्या होती है, कोई भी चीज जो होने वाली होती है उसको अराउंड द कॉर्नर बोलते हैं। समझ आ गया होगा। चलो मीनिंग्स में देखते हैं। बी कह रहा है एन इवेंट दैट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। तो अराउंड द कॉर्नर वाला जो है वो क्या है, सबसे पहले जो होने वाला है या जल्दी जो होने वाला है, बी ठीक है। सी देखो एन इवेंट दैट कॉर्नर समवन फॉर इज रॉन्ग। ऐसा इवेंट जो किसी को किनारे कर दे उसकी गलतियों के लिए। अभी ये मतलब तो नहीं है इवेंट खुद किनारे आ रहा है कि मैं पहले हो जाऊं। सी डी कह रहा है एन इवेंट दैट हैपेंस इन द कॉर्नर ऑफ पावरफुल प्लेस। नाउ दिस आल्सो डजंट गिव सेंस, सो इट वुड बी एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। तो क्या बोलते हैं, अराउंड द कॉर्नर बोलते हैं बेटा। तो 37 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 38 बोलते हैं विद हैवी हार्ट। विद हैवी हार्ट का मीनिंग क्या है, देखो अब विद हैवी हार्ट का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना कि दिल छोटा मत करो, या मतलब आंसू भर आना। तो जब भी कोई बहुत पेनफुल सा सिचुएशन होता है या ऐसा कुछ हो जिसमें आपको बहुत दुख हो रहा है, आप नहीं चाहते हो वो चीज हो, उसको बोलते हैं विद हैवी हार्ट। ठीक है, अब यहां पे हार्ट का मीनिंग होगा दुख से। सो विद हैवी वेट
पहला बाहर, यहीं से सीधा, कोई मतलब ही नहीं, इसकी एंट्री ही नहीं हो सकती है। बी कह रहा विद जॉय एंड ह्यूमर, बाहर हो गया, ऑपोजिट हो गया बेटा, उल्टा हो गया जो हम लिखना चाह रहे थे। सी कह रहा विद सेंस ऑफ शेम, अब देखो ऐसा नहीं कि आप लज्जा आपको आ रही, शर्म आ रही है। डी कह रहा विद पेन एंड रिग्रेट। नाउ दिस ओनली सूट्स क्वेश्चन नंबर 38। सो ये चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। विद हैवी हार्ट का मतलब होता है विद पेन एंड रिग्रेट, है ना। जैसे मान लो कि आप बहुत दिनों के बाद में अपने घर पे आओ, मान लो आप बाहर रहते हो, बहुत दिनों के बाद घर पे आओ और 8-10 दिन रहने के बाद में आप फिर वापस जाने लगो, तो जो मम्मी होती हैं वो जब आपको विदा करती हैं, जो घर से आपका डिपार्चर होता है, वो विद हैवी हार्ट ही होता है। ये हमेशा ही रहेगा, चाहे आप जितने बड़े हो जाओ, चाहे हम जितने छोटे रहे, है ना। सो विद हैवी हार्ट का मतलब होता है विद पेन एंड रिग्रेट। चलो यहां पे जो घर से जाने वाली बात होगी वो रिग्रेट तो नहीं होगी, वो पेन वाला होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 39 इज कॉस्ट अ बॉम्ब। इफ समथिंग कॉस्ट यू अ बॉम्ब, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई मान लो मेरे हाथ में एक बम था, वो फट गया, अब बहुत सारा लॉस हो जाएगा। सो अल्टीमेटली अगर किसी को कोई चीज एज अ बॉम्ब कॉस्ट कर रही है, मतलब वो बहुत ज्यादा लॉस हो जा रहा है उस आदमी को, तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा लॉस कर देगी, उसको रिपे करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। सिर्फ समथिंग इज कॉस्टिंग यू अ बॉम्ब, वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ गई है आपको, ये चीज कही जाती है। जैसे मान लो आप चाय पीने जा रहे हो, यहाँ पे एक ये चाय बनाई जाती है, यार मेरी ड्राइंग तो आपको मालूम ही है, ये है कप एंड सॉसर, और आप आए हो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चाय पीने के लिए, ठीक है, अपनी कार से आए आप, ये आपकी कार है, इससे आप आए 50 किलोमीटर अपने दोस्तों के साथ में चाय पीने। अब चाय पीने आए थे आप 50 किलोमीटर दूर, एक तो पेट्रोल जल गया, मान लो 400 का पेट्रोल जल गया, साथ ही साथ यहां आते आते आपकी गाड़ी का टायर ही फट गया। अब लो, अब और मुश्किल हो गया। आप कहेंगे ना कि यार ये चाय तो बड़ी महंगी पड़ गई है, इस बात को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ बॉम्ब, ठीक है। ये देखो टू बी वेरी एरोगेंट, टू बी विद रिच पीपल, टू बी वेरी एक्सपेंसिव, टू बी स्टिंगी। स्टिंगी मतलब कंजूस होता है, तो ये तो यहाँ पे फिट नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा जो हम जानना चाह रहे थे उससे। वेरी एरोगेंट, यहाँ पे घमंड का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। बी कह रहा है टू बी विद रिच पीपल, अमीर लोगों के साथ रहो चाहे गरीब के साथ रहोगे, कॉस्ट ऑफ बॉम्ब तो कभी भी हो सकता है, तो ये मीनिंग के हिसाब से ठीक नहीं है। सी देखो टू बी वेरी एक्सपेंसिव, कहते हैं ना बहुत महंगा पड़ गया, इंग्लिश में दैट इज टू कॉस्ट अ बॉम्ब, ठीक है। कॉस्ट भी ऐसा वर्ड है जिसकी सारी वर्ब फॉर्म सेम रहती हैं, तो ध्यान रखिएगा, कॉस्ट की सारी वर्ब फॉर्म्स होती हैं कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे और देखेंगे क्या कह रहा है। रोल योर स्लीव्स अप, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने एक शर्ट पहनी है जो फुल शर्ट है, ठीक है। अब किसी ने कहा भाई जरा यहां से कुर्सियां इधर से उधर पहुंचानी है, या फिर एक बड़ी सी भारी टेबल है, जरा इसको यहां से आप पहुंचा दो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हाँ ठीक है, इसमें ज्यादा ताकत लगेगी, कोई बात नहीं, तो मैं पहले अपनी बटन्स को अनबटन करके मैं पहले अपनी स्लीव्स को फोल्ड कर लूंगा। इससे मतलब क्या निकल रहा है? जैसे मैंने स्लीव्स रोल की, सामने वाला क्या समझ रहा है? लगता है खूब ज्यादा ताकत लगाएगा। सो इफ समबडी इज रोलिंग अप हिज स्लीव्स, इसका मतलब क्या है? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की बात हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा कोई स्टर्डी सा या हरक्यूलियन टास्क है जिसका जरूरत पड़ गया है। तो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। टू प्रिपेयर फॉर रेसलिंग, अरे भाई रेसलिंग तो एकदम आ गया है ना, एकदम ही एक्सट्रीम हो गया। रेसलिंग के लिए नहीं, कोई भी चीज जो आप बहुत मेहनत से कर रहे हो उसके लिए रोल अप योर स्लीव जहां पे फिट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो रेसलिंग जो बोला गया है ये वाला थोड़ा सा गड़बड़ है। बी देखो टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क, ठीक है, टू मेक समवन वर्क फॉर यू, अभी खुद काम कर रहे हैं यार, किसी और को काम करवा नहीं रहे हैं अपना, तो यहां पे सी बाहर है। डी देखो टू वर्क विद अदर्स, किसी और के साथ काम करना नहीं, हार्ड वर्क का यहां पे कॉन्टेक्स्ट है, इसी वजह से आपकी स्लीव्स फोल्ड होंगी। अगर मान लो किसी ने बोला भाई जरा ये बुक वहां तक रख दो, तो बुक के लिए आप स्लीव्स फोल्ड थोड़ी करोगे, आपको पता है बुक आराम से छूट जाएगी। तो हार्ड वर्क का कॉन्टेक्स्ट है अपनी स्लीव्स फोल्ड करने से। बॉयज ने मेजरली ये नोटिस भी किया होगा ना कि व्हेन वी हैव टू डू समथिंग स्टडी, बहुत ज्यादा मेहनत वाला करना है, इफ समथिंग इज अ हरक्यूलियन टास्क वी हैव टू राउंड अप आवर स्लीव्स, तो इसी को कॉन्टेक्स्ट को यहां पे इडियम बनाया गया है। सो व्हेन समबडी रोल्स हिज स्लीव्स, तो क्या हो जाता है? ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हार्ड वर्क। अब ये कॉन्टेक्चुअली भी हो सकता है और हाइपोथेटिकली भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया है, सो हम कह सकते हैं ही हैज रोल्ड अप हिज स्लीव्स। चलो अगला पार्ट ऑफ द पेपर देखते हैं क्या है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। अभी भैया ये दूसरे टाइप के अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, अभी तक जो हमने किया उसमें PQRS करके इनकी नंबरिंग करी गई थी और इनको शफल करके हमको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन यहां पे बात इतनी सस्ते में निपटने वाली नहीं है, अब ये चीजें थोड़ी सी भारी होने वाली है। देखो क्या कहना चाह रहा है ये। डायरेक्शन से शुरुआत करते हैं, खूब लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं, इनको पढ़ेंगे करेंगे, मजा जरूर आएगा। चलो डायरेक्शंस देखते हैं। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट्स ऑफ 6 sentences of a passage. The first and the 6th
sentences are given in the beginning as S1 and S6। ठीक है, इस सेक्शन में आपको 6 सेंटेंसेस दिए हैं। जो पहला और आखिरी सेंटेंस है वो S1 और S6 के फॉर्म में दिया है, जो आप यहां स्क्रीन पे भी देख सकते हो। इस वाले सेंटेंस से आपका जो ये पैराग्राफ है ये शुरू कर रहा है और ये S6 क्या करेगा, इस पैराग्राफ को खत्म करेगा। मतलब अरेंजमेंट कुछ ऐसा बनना चाहिए, S1 आएगा, फिर बीच में 4 पॉइंट्स आएंगे PQRS, और फिर लास्ट में S6 को आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जबकि S6 लिखा शुरुआत में ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। द मिडिल 4 सेंटेंसेस इन ईच हैव बीन जंबल्ड अप एंड लेबल्ड एज PQRNS। अब यहां पे मान लो PRQS आ रहा है, तो ये आपका सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है बात, चलो। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द 4 सेंटेंसेस एंड मार्क योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली ऑन द आंसर शीट। जो फर्स्ट टाइमर्स हैं वो समझ ले कि इस तरीके से बेटा इनको हमें अरेंज करना होता है, और उसके बाद में जो 4 ऑप्शंस हमें दिए होते हैं उनमें से ही सेलेक्ट करके हमको अपनी आंसर शीट में मार्क करना होता है। तो इसके लिए एक हेल्प की तरह आपको ये दिया हुआ है सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 6, जिसमें आपको करना क्या होता है बेटा, सेंटेंस नंबर 1 से आप शुरुआत मान लो कि कोई भी सेंटेंस जो है वो शुरू हो रहा है, और उसके बाद में आप आगे PQRS को जोड़ के लास्ट में आप सेंटेंस नंबर 6 को मानो कि भैया ये खत्म कर रहा है, और इस हिसाब से देखते हैं कि कौन सा मीनिंग या कौन सा टाइप का अरेंजमेंट थोड़ा लॉजिकली फिट हो रहा है। तो चलो देखते हैं यहां पे कहां तक लिखा हुआ है, ये PQRS यहां पे लिखा है। ठीक है, चलिए तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। S1 देखो क्या कह रहा है, द कंट्रीज इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड वुड कंटिन्यू टू ग्रो एट अ रैपिड पेस इन द कमिंग ईयर्स। जो कंट्री की इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी है, वो क्या कर रही है, मस्त ग्रो कर रही है और कंटिन्यू करेगी ग्रो करना इसी तरीके से। रैपिड पेस का मतलब है इसी तेजी से ग्रो करना कंटिन्यू रखेगी कमिंग ईयर्स में या आने वाले सालों में भी। ठीक है, चलो अब ये वाली बात यहां पे खत्म हो गई पहली। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा था मार्केट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसने भी कुछ खास हिंट नहीं दिया है कि आगे कौन सी चीज आ सकती है। तो पहला वाला सीधा यही बोल रहा था कि कंट्री की इकोनॉमी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रही है और आगे भी इसी स्पीड से ग्रो करती रहेगी। अब PQRS को पढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वाला सेंटेंस नंबर 1 के साथ में स्टार्टिंग कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता है। उसी बेसिस पे आएंगे, अपने ऑप्शंस को देख के एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। P बोल रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब ये हमें प्रोवाइड भी करता है अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज मैन्युफैक्चरर्स। ध्यान से अगर आप देखो तो यहां पे जो ऑल्सो वर्ड लिखा है, इसका मतलब है ये प्रोवाइड भी करता है। तो अभी इसका मतलब और भी कुछ करना चाहिए, तो P शुरुआत नहीं कर पाएगा, क्योंकि P के पहले मुझे एक और पॉइंट चाहिए जो कोई और काम भी कर रहा हो, तब मैं बोल सकता हूं कि P प्रोवाइड भी कर रहा है। जैसे मान लो मैंने बोला कि कोई मेरी हेल्प भी कर रहा है और मुझे असिस्टेंस प्रोवाइड भी कर रहा है, या मेरे कोई दिमाग से हेल्प भी कर रहा है और मुझे फाइनेंशियली बहुत सारा अमाउंट प्रोवाइड भी कर रहा है, तब यहां पे मैं ऑल्सो की बात कर पाऊंगा। यानी P शुरुआत करने के लिए गलत है। सो P वाला ऑप्शन अगर कोई है, P वाला ऑप्शन कोई नहीं है, तो चलो ठीक है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2019, इफ इंडिया रीचेस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स पेनिट्रेशन एमिशन, इसको हटाते हैं यहां पे, if India reaches an electric vehicle sales penetration emission and oil savings can be achieved। अच्छा, अगर इंडिया पहुंच जाएगा इलेक्ट्रिक सेल्स व्हीकल का पेनिट्रेशन तक, तो एमिशन एंड ऑयल सेविंग्स कैन बी अचीव। देखो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स का एक टारगेट इन्होंने लिया हुआ है, अगर उस तक ये पहुंच जाते हैं तो एमिशन ऑफ ऑयल सेविंग्स को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग के हिसाब से ये चीज ऐसे है। फिलहाल क्यू को कैसे कनेक्ट करें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। आर देखते हैं। आर कह रहा है गिवन द कमिटमेंट्स दैट इंडिया हैज मेड ऑन द क्लाइमेट फ्रंट एज अ नेशन and on environmental aspects, it is likely that larger and larger share of automobile sector would be in the form of electric vehicles। ठीक है, अब यहां पे फिर से बात हो रही है वही कमिटमेंट जो इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में दिया है, तभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो Q और R है वो कहीं ना कहीं सेम बातों को करने के पीछे है। S देखो, दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स वुड ओनली इंक्रीज। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यहां पे क्या कह रहा है, हर पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ये भी बात कर रहा है, यहां पे भी बोल रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर ले, फिर अगर आप ध्यान से देखो इसको
तो आर वाला भी बोल रहा था एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा, तो ज्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कॉन्टेक्स्ट में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज अ डिटरमाइंड फॉर ऑटोमोबाइल वुड ओनली इंक्रीज। अब अगर मैं इसको एस से शुरू नहीं करूंगा तो चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी उसको जरा समझते हैं। देखिए यहां पे बात हो रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, बाकी सब में बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो पहले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कनेक्ट करेंगे। देखो यहां पे क्या कह रहा है, सॉरी अब ये क्या कह रहा था, देखो S1 कह रहा था country's economy is growing and would continue to grow at a rapid pace in the coming years. This presents a great opportunity for the automobile industry as the demand for automobiles would only increase. अब यहां पे कह रहा है कि जब कंट्री इतनी तेजी से बढ़ेगी तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल वुड ओनली इंक्रीज। अब जब कंट्री भी बढ़ता जाएगा, कंट्री में ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी, तो ये चीज क्या प्रेजेंट करेगा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी, है ना। क्योंकि कंट्री जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी ग्रोथ के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी आगे आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी जब बहुत ज्यादा डिमांड है ऑटोमोबाइल वुड की, ऑटोमोबाइल की, तब वो चीज और ज्यादा बढ़ानी भी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे ऑटोमोबाइल्स में फिर ये कह रहे हैं कि लेकिन यहां पे सारी चीजें नहीं चल सकती हैं, आपको कौन सा सेक्टर बढ़ाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने सीखा था कि पहले जनरल पॉइंट्स रखते हैं, उसके बाद में हम स्पेसिफिक पे आते हैं। तो एस से हमें करनी पड़ेगी अपनी शुरुआत। अगर हम RQSP करेंगे या QPSR करेंगे या QSRP करेंगे तो क्या क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, इसको भी एक बार जरा सा चेक कर लेते हैं जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे। चलो तो एस मेरे ख्याल से यहां पे शुरुआत करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से RQ एक बार देख लेते हैं, QP और QS भी देख लेते हैं। चलिए RQ को पढ़ के देखते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स, तो हमने बोल दिया था कि सॉरी RQ पढ़ना है। R गिवन द कमिटमेंट्स दैट इंडिया हैज मेड ऑन द क्लाइमेट फ्रंट एज अ नेशन एंड ऑन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स it is likely that larger and larger share of automobile sector would be in the form of electric vehicles। ठीक है, इसकी बात अगर हमने करी है, फिर उसके बाद में R देखेंगे सॉरी R के बाद में Q। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग 2019, इफ इंडिया रीचेस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स पेनिट्रेशन, एमिशन एंड ऑयल सेविंग कैन बी अचीव्ड। RQ हो गया। फिर S के बाद में फिर P। दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज द डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल वुड ओनली इंक्रीज। फिर उसके बाद में इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री सिर्फ बढ़ेगी, ठीक है, मान लो एस के बारे में, एस के बाद में मैं अगर पी लगाने जाऊं तो ये कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एज मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब यहां पे सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात करी जा रही है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाले हैं हम, क्योंकि इस वजह से। तो एस में कोई ऐसी बात ही नहीं करी है जिसके कॉन्टेक्स्ट में यहां पे हम ऑल्सो वाला पॉइंट को जोड़ पाए। तो एस के साथ में पी बनाना इज अ ड्रास्टिक कॉम्बिनेशन। तो एस के साथ में पी बनाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एसपी वाले जरा हम हटा देते हैं यार, एक ऑप्शन यहां पे एसपी वाला मिल रहा है। चलो अब क्यूपी को पढ़ के देखते हैं और देखते हैं क्या है क्यूपी। क्यू बोल रहा है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग दिस ठीक है। फिर उसके बाद में पी बोल रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस। अब जब यहां पे क्यू में कोई चीज प्रोवाइड नहीं करी जा रही है तो हम यहां क्यू के साथ में पी को भैया कैसे लगा दे। तो यहां पे जब इसमें कुछ ऐसा बोला ही नहीं जा रहा है कि मतलब ये कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके बाद में ऑल्सो वाला पॉइंट कहां फिट हो पाएगा। तो क्यू के साथ में जैसे ही मैं पी लगाऊंगा, ये अभी तक फिलहाल जब बोला ही नहीं गया है। सी अगर क्यू में नहीं बोला जा रहा है, क्यू के एक पॉइंट पहले बोला जा रहा है कि ये चीज प्रोवाइड हो रही है, तब भी चलेगा। लेकिन मेरे को S1 के साथ सीधा लगा दिया मैंने क्यू, और उसके बाद में मैंने लगा दिया ऑल्सो प्रोवाइड्स। तो ऑल्सो के पहले कोई और चीज प्रोवाइड हो रही, ये तो लिखी ही नहीं गई है कहीं पे, ना क्यू में है ना क्यू के पहले है। इसका मतलब है ये वाला जो हम पेयर बनाएंगे ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ऑल्सो बिना और किसी चीज के प्रोवाइड किए हुए यहां पे फिट नहीं बैठ पाएगा। सो देखो यहां पे ये वाला कौन सा है, क्यूपी स्टार्ट करने के लिए बेटा बाहर है, बी वाला भी बाहर कर दिया था, डी देखते हैं क्यू के साथ में एस। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग दिस इंडिया रीचेस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल पेनिट्रेशन, एमिशन एंड ऑयल सेविंग कैन बी अचीव्ड। दिस प्रेजेंट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज अ डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स वुड ओनली इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करी जा रही थी और यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात कर ली। तो पहले बहुत स्पेसिफिक हो गए, फिर ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात कर लिए। चलो अगर एक मिनट के लिए मान भी ले कि हम ऐसा कर रहे हैं, तो आगे आने वाले जो पॉइंट्स होंगे, एस के बाद में जो पॉइंट्स होंगे, वो फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जैसे ही बात करना शुरू करेंगे तुरंत सब कुछ भंटाधार कर देगा।
तब इसका मतलब है पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फिर वापस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो अलग पॉइंट्स में लिखे हैं उस पे हम नहीं जा सकते हैं। तो डी वाला पॉइंट क्यूएस जो है, इतना तक तो अगर हम मान भी लें तो एस के बाद में आर नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें खरबड़ कर देगा। क्योंकि पहले हो रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फिर होता था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट यहां से टूट जाएगा। इस वजह से बेटा सी वाला पार्ट भी यहां पे गड़बड़ हो रहा है। अब अगर हम बात करें एक ऑप्शन जो एस से शुरू हो रहा था, जो फिलहाल अभी मुझे लग रहा था कि होना चाहिए, उसका जरा अगर हम एक बार कॉन्टेक्स्ट देखें तो यहां पे कह रहा था कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है मस्त तरीके से और आगे भी ग्रो करती रहेगी। ये चीज हमारे सामने क्या लाती है, एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो और सारी चीजें इसकी अच्छे तरीके से बढ़ती जाएंगी। अब एस वाला हमारे पास में एक पॉइंट है, चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। एस के साथ में अगर हम आर जोड़ दें तो ये क्या कह रहा है, एस के साथ में आर अगर जोड़ेंगे तो आर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखो कि डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल वुड ओनली इंक्रीज, और आगे जैसे जैसे कंट्री ग्रोथ आ जाएगा ऑटोमोबाइल की डिमांड सिर्फ बढ़ेगी। गिवन द कमिटमेंट्स दैट इंडिया हैज मेड ऑन द क्लाइमेट फ्रंट एज अ नेशन एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स, इट इज लाइकली दैट लार्जर एंड लार्जर शेयर ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर वुड बी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब देखो कितना बढ़िया कनेक्शन बना है। पहले स्नेस ने क्या बोला कि जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा ऑटोमोबाइल भी क्या करेगी, बढ़ेगी, ठीक। फिर आर बोल रहा है कि और जो कंडीशंस क्लाइमेट की, एनवायरमेंट की इंडिया के साथ साइंड हुई हैं, उनके हिसाब से क्या हो रहा है, हमें यह पता चल रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी क्या चीज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला कॉन्टेक्स्ट बढ़ेगा। अब हम P और Q को रख सकते हैं, ठीक है बात। तो S के साथ में जब आपने R लगाया है, अब इसने अपनी पूरी बात को कंप्लीट किया है। अब SR के बाद में Q और फिर P लगाएंगे। देखो फिर QP लगाएंगे और इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा SRQP, मतलब ऑप्शन नंबर A वुड बी द करेक्ट चॉइस, ठीक है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, कौन सा क्वेश्चन है 42 पे। चलिए 42 का सेंटेंस नंबर 1 कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट receipts can broadly be divided into नॉन डेट एंड डेट रिसीट्स। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रसीद होती है उसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी वाली बेटा, नॉन डेट एंड डेट रिसीट्स। नॉन डेट का मतलब क्या होता है, डेट का मतलब क्या होता है, उधार या कर्जा जो होता है उसको बोलते हैं डेट। तो डेट का मतलब हम यहाँ पे उधार ले लेते हैं, है ना, नॉन डेट मतलब उधार, और नॉन डेट्स का मतलब है जो उधार नहीं है, जो नहीं उधार है, और डेट का मतलब होता है जो उधार है, ठीक है। जैसे मेरा किसी के ऊपर डेट है मतलब मेरा कर्जा है या उधार है उस पे, तो ये वाली रिसीट की तरह ले लेते हैं। आसान भाषा में इसको उधार समझेंगे अभी। S6 कह रहा है दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसीट्स। अच्छा ठीक है, ये चीज नॉन डेट रिसीट से भी क्या चीज है, एविडेंट मतलब क्लियर है ये चीज। अब यहां पे कोई चीज के बारे में तो बात हो रही है, अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद में अरेंजमेंट करना पड़ेगा। सब कुछ एक ही साइड में लिख दिया है तो इसमें काफी सारा दिक्कत आने वाला है रीडिंग करने में, बट कोई बात नहीं, करते हैं बढ़िया से रीड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकती हैं, डेट और नॉन डेट वाले में। ये बात तो क्लियर हो गई। सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है दिस इज ऑल्सो क्लियर फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसीट्स, ठीक। P देखो, debt receipts mostly consist of market borrowing and other liabilities which the government is obliged to repay in the future. The non-debt receipts comprise of tax revenue, non-tax revenue, recovery of losses and disinvestment receipts. ठीक है। R कह रहा है the outcomes as reflected in the provisional actual figures is lower than the budget estimate owing to reduction in the net tax revenue, ठीक है। अब जो आउटकम्स हैं, चाहे वो डेट वाले हों चाहे नॉन डेट वाले हों, आउटकम्स उनके होंगे। The budget 2018 and 19 targeted significantly high growth in non-debt receipts of the central government which was driven by robust growth. Robust का मतलब होता है काफी भयानक या काफी ज्यादा। The budget 18-19 targeted significantly high growth in non-debt receipts of the central government which was driven by robust growth, ठीक। अब यहाँ पे इसका सीक्वेंस के लिए हमारे पास में स्टार्टिंग है S, R, P और Q, तो मतलब सारे ही पॉइंट स्टार्टिंग कर सकते हैं। एक करके देखेंगे कि कौन सा वाला बढ़िया स्टार्टिंग कर रहा है, उसी के बेसिस पे फिर हम आगे चलेंगे। चलो अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को देखें, देखो यहां पे ध्यान से, अब अगर हम बात करें P और Q की, तो बेटा यहां पे दोनों चीजें एग्जैक्टली बढ़िया तरीके से लिखी हैं। डेट रिसीट्स क्या होती हैं, रिसीट्स क्या होती हैं, इसके बारे में भी लिखा है, और Q कह रहा है नॉन डेट रिसीट्स होती हैं वो क्या होती हैं।
तो किस वाले के साथ में हम जाएं तो हमें ज्यादा सही लगेगा। लेकिन इस चीज को फाइंड आउट करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल इसलिए है क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कौन सा वाला पहले लिखे। अगर मान लो यहां पे इन्होंने कोई एक वर्ड यूज कर दिया होता, अब देखो इसको चालाकी बोलते हैं। कैसे चालाकी सीखनी है आपको, ध्यान से समझिए। अगर मान लो यहां पे लिखा होता ऑन द अदर हैंड द नॉन डेट रिसीट्स, या ऑन द अदर हैंड डेट लिखा होता, अगर यहां लिखा होता ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, या फिर एंड लिखा होता, या फिर और लिखा होता यहां शुरुआत करने के लिए, अब आप समझ जाते कि पहले नॉन डेट वाला है फिर डेट वाला है। लेकिन ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अब भैया हिंट कौन सा ले, क्योंकि दोनों पॉइंट्स इतनी अच्छी तरीके से लिखेंगे हमें समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा लेना चाहिए। इस केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखो आंसर हो सकता है कि 1% केस में मेरा गलत हो जाए, 99% ये फिट हो जाता है। जब भी कभी आपको ऐसा सीक्वेंस दिया हो दोनों पॉइंट्स में कि आपको समझ ही ना आ रहा हो यार कौन सा वाला पहले लिखना चाहिए, तब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। इस कॉन्टेक्स्ट में बेटा हम क्या करते हैं, जो भी सीरीज लिखी होती है, जो यहां पे सीरीज लिखी होती है, जैसे यहां पहले लिखा है नॉन डेट, पहले लिखा है नॉन डेट और उसके बाद में लिखा है डेट रिसीव्स, है ना, तो इसी वाले सीक्वेंस को हम ऑर्डर वाइज फॉलो कर लेते हैं। 99% ऑफ द केसेस में सही हो जाएगा। हो सकता है 1% में गलत हो, तो मैं उस 1% में नहीं रहूंगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि मैं लास्ट में उस ऑर्डर को रीड करके चेक भी कर लूंगा कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको फिलहाल आप हमेशा फॉलो करिएगा। तो नॉन डेट और उसके बाद में डेट रिसीप्ट्स की बात हुई है, तो सबसे पहले मैं नॉन डेट से शुरुआत करना चाहूंगा। तो क्यू से शुरुआत अगर मैं करता हूं तो नॉन डेट रिसीट्स कंप्राइज ऑफ टैक्स रेवेन्यू। देखो यहां पे कैसे मुझे मालूम चला कि क्यू से शुरुआत करनी है, या क्यू से ही शुरुआत क्यों करने का सोचा मैंने। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिसीट्स होती हैं इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ये बात इन्होंने बोला, जिसमें इन्होंने लिखा था नॉन डेट और डेट रिसीट्स। ठीक, अब आगे नॉन डेट और डेट को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो पहले मैं इन्हीं को रख के डिस्क्राइब कर दूंगा कि नॉन डेट और डेट क्या होती हैं, फिर इनके बेसिस पे कैसे काम होता है, क्या क्रेडिट्स होते हैं, क्या लोन्स होते हैं, ये सारी बातें फिर आगे। क्योंकि डिस्क्राइब करना सबसे पहला धर्म होना चाहिए हमारा। जब भी हम कोई चीज लिखेंगे पहले उसके बारे में अगर लिखा हुआ है, सो वील कनेक्टेड फॉर द फर्स्ट थिंग, ये सबसे पहले आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पे हमने सेलेक्ट किया था कि हम क्यू से शुरुआत कर रहे हैं, तो क्यू से मान लेते हैं हमने अपनी शुरुआत कर दी, और उसके बाद में क्या फिट करना है, चलो ऑप्शन से पढ़ के देख लेते हैं। अगर क्यू वाला सेंस सही निकला तो बाकी टाइम वेस्ट किए बिना हम इसी पे सेलेक्ट करके चले जाएंगे। चलो आगे क्यू वाला देखते हैं, क्यू के साथ में क्या बन रहा है, क्यू के साथ में बन रहा है QPRS बन रहा है ना, QPRS बन रहा है। तो QPRS को एक बार पढ़ लेते हैं। देखो QPRS कैसे बन रहा है और कैसे ये सही मुझे लग रहा है, क्योंकि बेटा देखो Q के साथ में जो लिखा है नॉन डेट उसके बाद में P आना चाहिए, तो P आ गया है, QP यहां पे था ही, क्योंकि नॉन डेट के बाद में डेट तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत में दो थे, एक था नॉन डेट और एक था डेट वाला, तो यहां पे नॉन डेट के बाद में तो डेट आएगा ही, क्योंकि दोनों को जब बता दिया है तभी आगे हम कोई बात कर सकते हैं। तो क्यू के साथ में पी हमने फिक्स कर लिया, जिसमें हमने क्या किया बेटा, दोनों के बारे में बता दिया कि दोनों क्या होते हैं। ठीक, अब क्यू पी के बाद में फिर आता है हमारे पास में आर और फिर ऐसा आएगा। चलो आर पढ़ते हैं। The outcomes as reflected in the provisional actual figures is lower than the budget estimate owing to reduction in the net tax revenue। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट एस बोलेगा द बजट, इतना समझिए ध्यान से। अब ये कह रहा है आर वाला जो बात कर रहा है वो कह रहा है कि जो आउटकम होता है इन रिसीट्स में, जो आउटकम होता है इन द प्रोविजनल एक्चुअल फिगर्स इज लोअर देन द बजट एस्टिमेट। जो बजट किया जाता है, बजट बनाया जाता है, मान लो यहां पे बजट बनाया गया 100 रुपए, लेट्स कंसीडर 100 रुपए बजट बनाया गया, तो जो एक्चुअल फिगर्स होते हैं वो लोअर होते हैं, मान लो 90 रुपए का ही आया है ना, 90 रुपए का ही आया, owing to reduction in the tax net tax revenue। और इससे क्या होता है, टैक्स रेवेन्यूज में काफी ज्यादा रिडक्शन आता है, तो ये वाली चीज यहां पे कही गई। अब इसका एक एग्जाम्पल देखा कहा गया कि 2018-19 का जो बजट था वो क्या टारगेट कर रहा था, हाई ग्रोथ इन नॉन डेट रिसीट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज ड्रिवन बाय रॉबस्ट ग्रोथ। तो इस चीज का आर का एग्जाम्पल कहां है बेटा, एस में है। ठीक है, तो यानी कि जो हमने सेलेक्ट किया था क्यू से शुरुआत वो बिल्कुल ठीक थी, और हमको शुरुआत ही करनी पड़ेगी क्यू से, जस्ट बिकॉज जब भी कोई दो चीजों का इंट्रोडक्शन होता है और अगर कोई भी पॉइंट उन दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा होता है तो 99.99% केसेस में आप पहले उसको एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। इस कॉन्टेक्स्ट से अगर आप चीजें करोगे तो ये एकदम सही रहेगा। और लास्ट में बोला दिस इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसीप्ट्स। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, एस के बाद में देखो विच वॉज ड्रिवन बाय रॉबस्ट ग्रोथ। ठीक,
अब जो हमारा पॉइंट नंबर S6 है, जो पॉइंट नंबर S6 है वो क्या कह रहा था, डेट रिसीट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था कि डेट रिसीट से क्या हो रहा है। यहां पे बात क्या हुई है एस वाले में, नॉन डेट रिसीट्स जो थी उनके थ्रू क्या हो रहा था, जो भी चीज हो रही थी वो एस में बताया गया, किसके थ्रू, नॉन डेट वाले के थ्रू। ठीक है, तो एस जो एस वाला पॉइंट है ये नॉन डेट के थ्रू क्या हुआ ये बता रहा है, तो S6 क्या बोलना चाहिए, इट इज ऑल्सो एविडेंट फ्रॉम द कंपोजिशन ऑफ नॉन डेट रिसीट्स। और यही सारी चीजें नॉन डेट रिसीट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें देखने के लिए मिल गई। ठीक है, चलो तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, इकलौता आंसर जिस पे हमें हाथ मारना था वो कौन सा था बेटा, ऑप्शन नंबर डी था। बाकी सब पे हम इसलिए नहीं गए क्योंकि इसमें से देखो पी एक इकलौता पॉइंट था जो स्टार्टिंग कर सकता था, तो ये हमारे लिए हो सकता था एक चॉइस, लेकिन हम चॉइस इसलिए नहीं इस पे गए क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा दो ऑप्शन होगा आप हमेशा उसी सीक्वेंस को कहोगे जो आपके लिए सेंटेंस नंबर 1 में फिक्स है। अगर उसने बोला है बी पहले और ए बाद में, तो आप ए पहले और बी बाद में प्रेफर पहले कभी नहीं करोगे। अगर बाद में आंसर नहीं आ रहा है तब ऐसा कर सकते हो कि ए पहले फिर बी बाद में, तब अपना दिमाग लगाएंगे, वरना हम उसी चीज को रिस्पेक्टिवली वैसे ही वैसे लिख के तभी आंसर करने की कोशिश करते हैं। और मोस्टली ये क्वेश्चन ठीक ही होगा, गलत होने की चांसेस ऑलमोस्ट 0 ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। आई होप कि ये एक साइड ही लिखा हो। ठीक है, चलो एक साइड ही आ गया, बहुत 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 इनका धन्यवाद। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेंटेंस नंबर 1 इज पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ओवर इनॉर्मस स्पैन्स ऑफ टाइम। पैलियोंटोलॉजी क्या होता है बेटा, जो बहुत टाइम से पत्थर और ये सब चीजें पड़ी होती हैं, फॉसिल्स पड़े होते हैं, इनकी जो पढ़ाई होती है इसको पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। अब ये कह रहा है फॉनल एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल पीपल हंटेड एंड डोमेस्टिकेटेड, द एज ऑफ एनिमल एट डेथ एंड द डिजीजेस दैट अफ्लिक्टेड देम। अब यहां पे फॉनल का मतलब क्या है, देखो जरा, अगर हम बात करें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बेटा फ्लोरल या फ्लोरा, और दूसरा होता है फौना, FAUNA। तो फ्लोरल का मतलब होता है क्या बेटा, या फ्लोरा का मतलब क्या होता है, प्लांट्स एंड ट्रीज। प्लांट्स एंड ट्रीज होता है फ्लोरा का मतलब। ठीक है, तो बचे कौन से, फौना में कौन लोग हो गए, हमारे पास में हो गए लोग, आदमी, जो लोग हंटिंग और ये सब किया करते थे, और जानवर हो गए। ठीक है, तो आदमी और जानवर फॉनल हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या है बेटा, फ्लोरल हैं। तो फ्लोरा एंड फौना में हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पूरा डिवाइडेड है, पेड़ पौधे फ्लोरल, आदमी और जानवर फौना। चलो, तो फॉनल एनालिसिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमल पीपल हंटेड एंड डोमेस्टिकेटेड, द एज ऑफ एनिमल एट डेथ एंड द डिजीजेस दैट अफ्लिक्टेड देम। ठीक, तो यहां पे फौना के जो एनालिसिस हैं वो ये चीजें हमें बता रहे हैं। बी कह रहा है बोन्स प्रोवाइड, पी कह रहा है बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, जो हड्डियां मिली हैं वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं। क्यों कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स एनिमल बोन्स एट द साइट कैन इंडिकेट विच एरियाज वर यूज फॉर बुचरिंग, कुकिंग, ईटिंग, बोन टूल मेकिंग एंड रिफ्यूज डंपिंग। बुचरिंग का मतलब क्या होता है, किसी का जान मारना, है ना, कसाई खाने को बुचर ग्राउंड बोलते हैं। तो यहां पे बुचरिंग का मतलब क्या होता है, हत्या करना या वध करना, जानवरों को काट देना। ठीक है, बलि देना जिसको बोलते हैं। विद इन दिस डिसिप्लिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड DNA स्टडीज हैव बीन यूज्ड टू अंडरस्टैंड दिस इज होमिनिड एवोल्यूशन। अब यहां पे इस डिसिप्लिन के अंदर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और DNA स्टडीज हैं, इन लोगों ने ये चीजों को समझने की कोशिश की है। फिलहाल अभी यहां पे जो R वाला पॉइंट है ये कहीं से S1 के साथ में लिंक नहीं है। एस देखो, होमिनिड एवोल्यूशन आंसर्स द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट एंशिएंट पीपल लुक्ड लाइक एंड टू प्लॉट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन। अब यार एक चीज अगर आपने नोटिस करी हो तो आर कह रहा है within this discipline molecular biology and DNA studies have been used to understand hominid evolution। hominid evolution को यूज कर समझने के लिए इन्होंने ऐसा ऐसा किया। अब एस भी होमिनिड एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या मैं एस के आर के साथ में एस को लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता, समझो बात को ध्यान से। आर के साथ में एस को लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता, यहां पे ऑप्शंस में शुरुआत दी हुई है क्यू एस आर और पी, पी क्यू आर एस सारे शुरुआत कर रहे हैं। एक चीज तो बेटा देखो ध्यान से समझना पड़ेगा आपको हमारे पास में यहां पे दो जगह पे होमिनिड एवोल्यूशन की बात करी गई है। कौन से वाले में, एक बोल रहा है आर होमिनिड एवोल्यूशन और दूसरा बोल रहा है एस, ये भी होमिनिड एवोल्यूशन है। तो दो पॉइंट्स यहां पे होमिनिड एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि अंडरस्टैंड करने के लिए होमिनिड एवोल्यूशन को ऐसा ऐसा किया गया था। डिसिप्लिन
इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और डीएनए को पढ़ के होमिनिड एवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश की, जिसमें होमिनिड एवोल्यूशन क्या कर रहा है ये आंसर करता है अबाउट व्हाट एंशिएंट पीपल लुक लाइक एंड टू प्लॉट पैटर्न्स ऑफ माइग्रेशन, कैसे कैसे वो माइग्रेट किया करते थे, कभी यहां रह रहे हैं, कभी दूसरी जगह पे रह रहे हैं, कभी केव्स में रह रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीजें वो एवोल्यूशन से दिखाता था। सो आर इज इंट्रोड्यूसिंग समथिंग दैट इज होमिनिड एवोल्यूशन, और फिर इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है होमिनिड एवोल्यूशन क्या चीजें कर सकता था। सो अल्टीमेटली हमारा एक सीक्वेंस निकल के आ रहा है दैट वुड बी आर फॉलोड बाय एस। अब एक सीक्वेंस से फिक्स हो गया, ऊपर का कुछ नहीं मालूम कि क्या कैसे हो रहा है, सब कुछ उल जुलूल दिया हुआ था, कुछ नहीं मालूम चल रहा। सो लेट्स कनेक्ट आर एंड एस और देखते हैं कौन से पॉइंट्स में आर एस नहीं मिल रहे हैं, वो पॉइंट्स तो तुरंत बेकार हो गए। सो वी हैव आर एस पहले वाले में, ए में आर एस है, इसको बचा लेते हैं, आर एस इधर नहीं है, बी वाला बाहर, आर एस इधर है, इसको बचा लेते हैं, आर एस डी में भी है, यार एक ही बाहर हुआ, चलो ठीक है, 3 पॉइंट्स फिलहाल बच गए हैं। तो अभी हम शुरुआत कौन से वाले से कर सकते हैं, QP या RS या फिर PQ, ये चीज जरा सी चेक करनी पड़ेगी। एक पॉइंट तो बाहर कर दिया है, अब देखते हैं QP क्या कह रहा है, फिर RS क्या कह रहा है, देन PQ क्या कह रहा है। देखो RS तो मुझे पता है कि RS से स्टार्टिंग कैसे हो रही है, फिर स्टार्टिंग के लिए QP बचता है और PQ बचता है। तो चलो एक बार पढ़ते हैं इसको, QP पढ़ते हैं पहले। Q बोला द डिस्ट्रीब्यूशनल faunal remains animal bones at a site can indicate which areas were used for butchering, cooking, eating, bone for making and infusing, dumping। ठीक है, अब यहां पे एकदम से मैं फॉनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो नहीं कर लगूंगा, क्योंकि यहां पे सीधा सीधा बस ये बोला जा रहा है कि पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, मतलब शुरुआत यहां पे फॉनल एनालिसिस की बात, जो फॉनल रिमेन्स है उसकी बात अभी हम शुरुआत नहीं करेंगे। तो एक चीज तो समझ में आ गई है कि जो भी यहां पे कहा जा रहा था, जो फॉनल स्टार्टिंग कर रहा है उसको हमें बाहर करना पड़ेगा, मतलब जो यहां पे Q बोल रहा है, Q के साथ में हम शुरुआत को नहीं कर सकते, ये बात गड़बड़ हो गई है ना, क्योंकि जो पॉइंट नंबर S1 था उसने ऐसा कुछ कहा ही नहीं जहां पे मैं एकदम से फॉनल की बात स्टार्ट कर दूं। सो QP यहां से बाहर हो जाता है, ये वाला पहले से बाहर था, RS पढ़ते हैं और PQ पढ़ते हैं। एक बार चलो PQ पढ़ के देखते हैं, फिर RS पे बात करेंगे, क्योंकि RS तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। लेट्स रीड PQ। देखो P क्या कह रहा है, बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। अब एकदम से हम पैलियोंटोलॉजी की बात कर रहे थे, उसके बाद में हमने बोला बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे यार मालूम ही नहीं चल रहा है कि बोन्स को एकदम से हम क्यों ले आएंगे, यहाँ पे कोई तो यहाँ पे ऐसा हिंट नहीं है कि बोन्स प्रोवाइड कर रही है बहुत महान इंफॉर्मेशन, है ना। स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स ओवर नॉर्मल स्पैन्स ऑफ टाइम। अब बहुत सारी चीजें रिमेनिंग हो सकती हैं उन चीज की, तो एकदम से मैं स्पेसिफिकली बोन्स पे कैसे आ जाऊंगा बेटा। देखो अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो Q वाला जो पॉइंट है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है एनिमल की बोन्स होती थी, है ना, फॉनल रिमेन्स में एनिमल बोन्स होती थी। तो जो चीजें बची हुई हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं, फिर फॉनल पे आएंगे, उसके बाद में फिर हम बोन्स पे आएंगे। तो जनरल से स्पेसिफिक हमेशा से मूव करते चले थे, इस वजह से यहाँ पे भी यही चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, और देखेंगे फिर उसके बाद में कि कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट ठीक बन रहा है। देखो RS तो हमने बना लिया था, उसके बाद में बन रहा है RS के बाद में P और फिर Q बन रहा है। तो देखो R के साथ में S लिया हमने, तो ये क्या बन गया कि माइग्रेशन जो होता था उसके बेसिस पे क्या क्या चीजें लिखते थे। तो RS ये हो गया, फिर आएगा P। अब P आएगा, बोन्स प्रोवाइड अ ग्रेट इंफॉर्मेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स एनिमल बोन्स एट अ साइट कैन इंडिकेट विच एरियाज वर यूज्ड। अब फिर वाली बात के बाद में इन्होंने बोला कि जो बोन्स होती हैं वो अच्छी खासी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। कैसी इंफॉर्मेशन, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉनल रिमेन्स, मतलब एनिमल की जो बोन्स होती हैं किस साइड पे, वो बताती हैं कि कौन से एरिया को यूज किया था बुचर के लिए, कौन सा कुकिंग के लिए, कौन सा ईटिंग के लिए, बोन टूल्स को बनाने के लिए और उसको फिर वापस डंप करने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें जब हमने कर दी, उसके बाद में फिर जब S6 को रखेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि faunal analysis gives information about the animal people hunted and domesticated, the age of animal at death and the diseases that afflicted them। तो faunal analysis जो हमने लास्ट में किया है, जो यहाँ पे faunal remains है, उसके साथ में फिर हम S6 को जोड़ देंगे। तो कौन सा वाला पॉइंट इकलौता सेंस दे रहा है बेटा, RSPQ के साथ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारे कुछ भी इधर उधर बोले जा रहे थे। तो ऐसा ही हम कुछ नहीं कर सकते कि सारी बातें बस बोल दी हैं, कोई लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं निकल रहा है, इस तरीके से कभी आप PQRS को नहीं कर सकते। इट वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज द ओनली ऑप्शन विच गिव्स सेंस हियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। हॉर्मोन्स के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में भी होते हैं। चलो S6 देखो, द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जो दो हार्मोन्स होते हैं ये ग्लूकोज लेवल को अपनी बॉडी में क्या कर देते हैं, ब्लड में हमारे ग्लूकोज लेवल को मैनेज कर देते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो मतलब खत्म ये कर रहा है, शुरुआत कर रहा था हॉर्मोन्स हैव सेवरल फंक्शंस इन द बॉडी। हॉर्मोन्स के हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक,
अब पॉइंट नंबर ए बोल रहा है दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी. Insulin is released in response to the rapid rise in blood glucose level. On the other hand, hormone glucagon tends to increase the glucose level in the blood. अब देखो यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे ऐसी लिखनी पड़ेगी जो चीज ब्लड को क्या कर रही है. इसके पहले कोई ऐसा पॉइंट लिखना पड़ेगा आर के पहले जो क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन टेंड्स टू इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल. अब यहां पे जब ये इंक्रीज है और यहां लिखा है ऑन द अदर हैंड, मतलब आर से पहले मुझे ऐसा पॉइंट लिखना पड़ेगा जो क्या कर रहा है, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम कर रहा है. ये बात मुझे आर से हिंट मिल गई है. तो हिंट यहां पे ये है कि आर के पहले ऐसा पॉइंट चाहिए जो पॉइंट क्या कर रहा हो बेटा, ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा हो. ठीक है, फिक्स ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज कर रहा होगा, वो पॉइंट आर से पहले आ जाएगा. अब देखो एस क्या कह रहा है, द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है, अब यहां पे देखो और बाकी तो कुछ बोल नहीं रहा था. यहां पे अगर हम बात करें इंक्रीज या डिक्रीज की तो और कोई पॉइंट तो नहीं बोल रहा है. देखो पी बोल रहा है द टू हार्मोन्स टुगेदर रेगुलेट द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, दे हेल्प मैक्सिमाइज द, सॉरी ये तो S6 है, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी. इंसुलिन इज रिलीज टू रिस्पॉन्ड द रैपिड राइज इन द ब्लड ग्लूकोज. अब ये फिर से राइज की बात कर रहा है. आर बोल रहा है ये भी इंक्रीज करेगा या बढ़ाएगा, ये भी बढ़ाएगा चीजों को. एस बोल रहा है द रोल ऑफ इंसुलिन इज इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट्स. अब यार ये नैरो लिमिट्स के अंदर रख रहा है, मतलब ये लिमिट्स के अंदर रख रहा है, मतलब क्या है, कम वाले कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं. तो आर के साथ क्या लगाएंगे कि चीजें एग्जैक्टली बैलेंस हो जाए. ये बोल रहा है ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकागोन टेंड्स टू इंक्रीज, तो ये इंक्रीज कर रहा था आर, उसके पहले कोई ऐसा लगाना पड़ेगा जो कम कर रहा है या जिसको डिक्रीज करने के कॉन्टेक्स्ट में फिट कर सकते हैं. तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे, एस और आर, ये फिट हो जाएगा. तो एस आर का एक सीक्वेंस बन गया, इसको हम यहीं पे रखेंगे. ठीक है, अब इसको ढूंढ लेते हैं किसके साथ में है, वही हमारा इकलौता आंसर हो जाएगा. तो यहां पे अगर हम बात करें एस और आर किसके साथ में आ रहे हैं बेटा, तो एस और आर आ रहा है, देखो जरा ध्यान से, एस और आर आ रहा है ए वाले पॉइंट के साथ में. तो एस आर यहां पे है, एस आर यहां पे नहीं है, इन्होंने आर एस कर दिया है. एस आर इधर भी आ रहा है तो उसको भी छोड़ते हैं, और एस आर यहां नहीं आ रहा है, उल्टा हो गया. चलो 2 पॉइंट्स बच रहे हैं, एक आ रहा है पी एस आर क्यू और फिर आ रहा है एस आर क्यू पी. अब हम पीएस से शुरुआत करें या एसआर से शुरुआत करें, इस चीज को अगर हम देख लें तो आंसर हमारे पास में आ गया. 2 पॉइंट्स हैं, पीएस है और एसआर है. चलो देखते हैं पीएस या एसआर. अभी रेस किसके बीच में है, पीएस या फिर एसआर. देखो दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी. अब यहां पे दे किसके लिए बोला गया है, डेफिनेटली किसके लिए बोला गया है, ऐसी चीजों के लिए बोला गया है जो हमने S1 में लिखी थी, हार्मोन्स के लिए बोला गया है. दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज. तो पी के साथ में अगर हम एस लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, पी के साथ में एस लगाएंगे. द रोल ऑफ इंसुलिन इज कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन. देखो क्या कह रहा है, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द बॉडी. अब रोल ऑफ इंसुलिन अगर हम बात करें, कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन. इस फंक्शन का एग्जांपल क्या है बेटा, ये रोल ऑफ इंसुलिन. तो P के साथ में S लगाते ही ये चीज एकदम फिट हो जा रही है. सो यहां पे S1 के साथ में अगर मैं P और S लिखता हूं तो एकदम सही आंसर ये बना देगा. चलो लेकिन उसके बाद में SR भी पढ़ लेते हैं. द रोल ऑफ इंसुलिन इन कीपिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल विद इन द नैरो लिमिट्स इज एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन. फिर S के साथ में आ रहा है R. ऑन द अदर हैंड हार्मोन ग्लूकागोन टेंड्स टू इंक्रीज. अब यार ठीक है, चलो S के साथ में R ठीक हो गया. फिर SR के बाद में अगर हम लगाएंगे Q, उसके बाद में Q बोला इंसुलिन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू द रैपिड राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, दे हेल्प टू मेंटेन द बैलेंस. अब यहां पे दे क्यों लिखा जा रहा है, अगर मैं बात करूं P में जो दे लिखा हुआ है, अब ये दे इंसुलिन के तो लिख नहीं सकता क्योंकि इंसुलिन यहां पे सिंगुलर चीज की तरह यूज हुआ है. तो क्या हो जाएगा यहां पे, P के साथ में जैसे आप Q लगाओगे या फिर सॉरी Q के साथ में जैसे P लगाओगे, ये चीज यहां पे गड़बड़ क्रिएट करने लगेगी. तो अल्टीमेटली क्या हुआ, C वाला जो ऑप्शन यहां पे आ रहा था SRQ तक तो ठीक था, फिर जैसे ही मैंने Q के साथ में P लगाया ये दे को सूट नहीं कर पाया और ये चीजें तुरंत बाहर हो गई. तो क्या बच रहा है बेटा आपके पास में, ऑप्शन नंबर ए बच रहा है, क्योंकि बी सी डी तो यहां से अपने रास्ते जा चुके हैं. क्या बच रहा है, ए ऑप्शन PSQR के साथ में हमें जाना पड़ेगा, सॉरी PSRQ के साथ में जाना पड़ेगा. सो दिस क्वेश्चन वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट चॉइस. चलिए 45th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं. All living things affect the living and non-living things around them. सारी लिविंग थिंग्स अपने आसपास की लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को अफेक्ट करती हैं. देखो कितनी बुरी चीज बोली है इसने. एसेक्स बोला दिस इंटरडिपेंडेंट
this interdependability needs to be understood when we humans consume much more than required and abuse nature. ये कह रहा है कि जो ये इंटरडिपेंडेबिलिटी है, मतलब एक दूसरे के ऊपर जो निर्भरता है, उसको थोड़ा सा समझना चाहिए जब भी हम ह्यूमंस उससे ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं जितना हमें जरूरत है. ठीक है, तो ये हमें समझना चाहिए. चलिए, दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स इफ फॉक्सेस डिपेंड ऑन रैबिट्स फॉर फूड. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स मेक burrows and worms and worm casts. This act of earthworms affect the soil and therefore the plants growing in it. ठीक है, ये क्वेश्चन काफी आसान लग रहा है मुझे लगता है. फिर उसके बाद में बोल रहा है rabbits fleas carry the virus which causes myxomatosis so they can affect the size of the rabbit population. अच्छा, ठीक है. अब यहाँ पे रैबिट के बारे में बात किया कि ये क्या कर रहे हैं, और उसके बाद में बोला गया है दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स इफ फॉक्सेस डिपेंड्स ऑन रैबिट्स फॉर फूड. फॉर एग्जांपल अर्थवर्म्स मेक burrows. देखो, बड़ा एग्जांपल यहाँ पे सीधा सीधा सा लिखा हुआ है. एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर ले कि सारे नॉन लिविंग थिंग्स, सारे जो लिविंग थिंग्स है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं. अगर हम बात करें यहाँ पे शुरुआत करें क्यू से, लेट्स कंसीडर, हो सकता है ऑप्शन में हो ही ना, तो फिर इसको दूसरे हिसाब से अरेंज करेंगे. अगर हम क्यू से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा सा कनेक्शन क्या निकल रहा है, अर्थवर्म्स मेक burrows एंड वर्म्स कास्ट. ठीक है, पहला हो गया, क्यू हो गया पहला, क्यू से शुरुआत अगर हम करें. दिस एक्ट ऑफ अर्थवर्म्स अफेक्ट द सॉइल एंड देयरफॉर द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट. अब क्यू के साथ में आर हो गया. ठीक है, दिस कैन ऑल्सो अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ फॉक्स इफ फॉक्सेस डिपेंड ऑन रैबिट्स फॉर फूड. अब यहाँ पे पी से पहले मुझे रैबिट वाला पॉइंट चाहिए, मतलब एस पे चाहिए. उसके बाद में फिर मैं पी के बारे में बात करूंगा, तो सॉरी पी के बारे में बात करूंगा, तो क्यू आर एस पी एक सीक्वेंस बन रहा है. दिस इंटरडिपेंडेंटली नीड्स टू बी अंडरस्टूड व्हेन वी ह्यूमंस कंज्यूम मच मोर देन रिक्वायर्ड एंड अब्यूज नेचर. ठीक है, इस हिसाब से क्यू आर एस पी के साथ हम जा सकते हैं, लेकिन फिर देखते हैं हमारे ऑप्शंस में क्या क्या चीजें मिलती हैं. तो इस हिसाब से देखते हैं कोई पॉइंट यहाँ पे है क्या. क्यू आर एस पी जो निकाला था आ गया यहाँ पे, एकलौता सी वाला, सीधी सीधी बात है. बाकी आर पी एस तो शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्यू आर एस पी करेगा, क्योंकि एग्जाम्पल किस चीज का दे रहा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को भी अफेक्ट करती हैं. ये दोनों चीजों को अफेक्ट करती हैं. कौन सी चीजें? लिविंग थिंग्स. तो इस हिसाब से हम बेटा कौन से वाले पे जाएंगे? पॉइंट नंबर सी के साथ जाएंगे, और इसका आंसर यहां से करेक्टली हमें मिल जाएगा. चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं. देखो ध्यान से, S1, the ecosystem of water is complex and many environmental factors are intricately linked. जो इकोसिस्टम है वाटर का वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार, मतलब बहुत ज्यादा उसमें पेचीदा चीजें हैं, मतलब पेचीदा सा कॉम्प्लेक्स है. एंड मैनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड, और बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स उसके साथ में लिंक भी हैं. सेंटेंस नंबर 6 कह रहा है द ट्रीज स्लोली ट्रांसफर रेन वाटर इनटू द सब सॉइल एंड दिस इज क्रिटिकल फॉर सस्टेनिंग वाटर फॉर मंथ्स आफ्टर द रेन्स. जो ट्रीज होते हैं वो धीरे धीरे रेन वाटर को अपने जड़ों तक जाने देते हैं, जिससे उनका क्या निकलता है, मतलब जो पेड़ होते हैं, जैसे मान लो बारिश नहीं हो रही है तो पेड़ तो फिर भी हरे भरे हैं, यानी कि रूट्स में पानी क्या है, महीनों तक स्टोर्ड रहता है, जिससे वो पेड़ अपना सारा जीवन यापन करते हैं. पी देखो, थिक फॉरेस्ट. अब यहाँ पे बात हो रही थी सेंटेंस नंबर 1 की, जो इकोसिस्टम है वाटर का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसी चीज से इंट्रिकेटली लिंक्ड है, मतलब इंटरलिंक्ड है आपस में. पी कह रहा है थिक फॉरेस्ट मेक फॉर एक्सीलेंट कैचमेंट्स. Thick forests make for excellent catchments. The problems we see are because we have undermined these links over decades. ठीक है, these links over decades. First, rain and snowfall are the only sources of water, about 99%. In the 4 months of monsoon, there are about 30 to 35 downpours, and the challenge is to hold this water in systems that can last us over 365 days. ठीक है, पहला सबसे पहला जो लिखा है, फर्स्ट रेन एंड स्नोफॉल आर द ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर, अबाउट 99%. अच्छा ठीक है. द प्रॉब्लम वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरमाइंड दीज लिंक्स ओवर डेकेड्स. ठीक. थिक फॉरेस्ट मेक फॉर एक्सीलेंट कैचमेंट्स. In the 4 months of monsoon, there are only 30 to 35 downpours, and the challenge is to hold this water in systems that can last us over 365 days. अब यहाँ पे फिर से PQRS सारे ही शुरुआत कर रहे हैं. चलो देखते हैं इसमें से कौन सा वाला यहाँ पे हो सकता है. देखो, द इकोसिस्टम ऑफ वाटर इज कॉम्प्लेक्स एंड मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इंट्रिकेटली लिंक्ड. बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे फैक्टर है और बहुत सारी चीजें इससे इंटरलिंक्ड है. अब हम शुरुआत करने के लिए कौन सा वाला माने, तो चलो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले पी वाले पॉइंट से, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, सब पे करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जैक्टली हिंट नहीं दे रहा है. तो पहले देखते हैं पी एस क्या कह रहा है. देखो जरा ध्यान से,
पीएस क्या कह रहा है इस बारे में बात करते हैं, फिर आगे आएंगे। देखिए, थिक फॉरेस्ट मेक फॉर एक्सीलेंट कैचमेंट्स, यार पी से शुरुआत तो नहीं होगी, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एकदम से हम फॉरेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं करेंगे। इसने अभी तक फिलहाल अपने आप को बाहर रखा है। पी वाला हटाते हैं, क्यू आर देखते हैं, क्यू आर क्या कह रहा है, क्यू आर कोड क्या कह रहा है, चलो देखते हैं। द प्रॉब्लम्स वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरमाइंड द लिंक्स ओवर डिकेड्स। ठीक है, कोई भी यहां पे बोला जा रहा है मेनी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर इंट्रीगेटली लिंक्ड, ठीक, and many environmental factors. The problems we see are because we have undermined these links over decades. These links का मतलब क्या है, Q में जो links हैं उसका मतलब क्या है, अच्छा ओके, ये intricately जो linked है, intricately linked है, उसके बारे में बात करी जा रही है, जो यहाँ पे कह रहा है the problems we see are because we have undermined these intricate these links over decades. हमने इन चीजों को कम इंपॉर्टेंस दे दी है, मतलब उस चीजों को अंडरमाइन, अंडर वैल्यू कर दिया है उन लिंक्स को, ठीक है। तो क्यू में यहां पे जो बात हो रही है, द प्रॉब्लम्स वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरमाइंड दीज लिंक्स, तो ये लिंक्स जो बेटा दीज लिखा है, इसका मतलब इस पॉइंट से पहले क्या आना चाहिए, लिंक्स की बात की होनी चाहिए, और ये लिंक सिर्फ S1 में ही है, तो S1 के साथ में क्यू आ जाएगा, ये बात तो फिक्स हो गई है। देखो अभी तक इतना गौर से नहीं पढ़ा था, लेकिन जैसे ही दीज लिंक्स मालूम चला तो और कहीं पे लिंक है ही नहीं, इसका मतलब है S1 के साथ में क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये बात फिक्स हो गई है। लेकिन फिर भी अगर हम बिना पढ़े इसको स्टिक कर दें क्यू वाला ऑप्शन, तो ये बहुत गलत होगा। सो लेट्स रीड QRSP, उसके बाद ही चलेंगे इसको एज अ करेक्ट आंसर लेने के लिए या फिर दूसरे ऑप्शन को ढूंढने के लिए। तो QRSP को पढ़ लेते हैं। देखिए, द प्रॉब्लम वी सी आर बिकॉज वी हैव अंडरमाइंड दीज लिंक्स ओवर डेकेड्स। फिर आर, फर्स्ट रेन एंड स्नोफॉल आर द ओनली सोर्सेज ऑफ वाटर अबाउट 99%, ठीक है। क्यू आर के बाद में क्या था ये, फिर एस था। In the 4 months of monsoon, there are only 30 to 35 downpours, and the challenge is to hold this water in systems that can last us over 365 days. तो QRS तो यहाँ हो गया, फिर P, thick forest make for excellent catchments. अब यहाँ पे 365 दिन के लिए हमें क्या करना होता है, पानी को चलाना होता है पूरा। अब इस चीज को क्या कर सकते हैं, जो थिक फॉरेस्ट होते हैं वो सारे चीजों को होल्ड कर सकते हैं पानी को, और इसको बढ़िया तरीके से हमारे यूज में ला सकते हैं। द ट्रीज, थिक फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, thick forest make excellent catchments, और ये the trees slowly transfer rainwater into the subsoil and this critical for sustaining water for months after the rains। ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहाँ पे QRSP जो है, इसने बिल्कुल सही अरेंजमेंट दिया है, क्योंकि जितने भी कनेक्शंस यहाँ पे बन सकते थे वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो we'll go with QRSP as the correct choice। तो QRSP इकलौता चॉइस करेक्ट बन रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 पे। पॉलिटिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज पीपल डिसअग्री। पॉलिटिक्स एक्साइटिंग इसलिए क्योंकि पीपल डिसअग्री करते हैं उस चीज पे, नहीं मानते हैं उस चीज को या अग्री नहीं करते हैं। दिस इज व्हाट डिसअग्रीज। S6 बोल रहा है, इट इज नॉट सॉलिटरी पीपल हु मेक पॉलिटिक्स एंड अ गुड सोसाइटी, इट इज द पीपल टुगेदर विच मेक गुड पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। सिर्फ सॉलिटरी पीपल नहीं है जो पॉलिटिक्स को बनाते हैं और अच्छी सोसाइटी बनाते हैं, इट इज द पीपल टुगेदर विच मेक गुड पॉलिटी एंड सोसाइटी, ठीक है। For Aristotle, politics is an attempt to create a good society because politics is above all a social activity. Aristotle के हिसाब से अगर आप देखो तो politics is an attempt to create a good society. Politics क्या है, एक attempt है सोसाइटी को अच्छा बनाने का। Because politics is above all a social activity. क्योंकि सबसे ऊपर अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो सोशल एक्टिविटी है। सोचो पॉलिटिक्स हो और लोग ही ना हो तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। सो अल्टीमेटली पॉलिटिक्स क्या है, एक सोशल एक्टिविटी है, किसके हिसाब से, एरिस्टोटल के हिसाब से, बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे उनके हिसाब से। दे ऑल्सो डिसएग्री अबाउट हाउ सच मैटर शुड बी रिजॉल्व, हाउ कलेक्टिव डिसीजन शुड बी मेड एंड हु शुड हैव अ से। दे ऑल्सो डिसएग्री, इसका मतलब है पहले कहीं पे डिसएग्रीमेंट की बात हो रही है। दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, है ना, इसका मतलब है आर के बाद में ही क्यों आएगा, ये चीज तो यहां से फिक्स हो गई है, आर के बाद में ही क्यों चाहिए। देखो, दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, और क्यों बोल रहा है, दे ऑल्सो डिसएग्री। ऑल्सो का मतलब क्या हो गया, ये इस चीज से भी डिसएग्री करते हैं, मतलब आर पहले आएगा क्यों बाद में आएगा। देखो आर के जस्ट बाद क्यों आ रहा है कि नहीं, ये बात फिक्स नहीं है, लेकिन आर के बाद ही क्यों आएगा ये बात तो फिक्स हो गई। देखते हैं क्या इससे कोई पॉइंट एलिमिनेट हो पाता है, आर के बाद ही क्यों आ रहा हो। चलो देखते हैं आर के बाद क्यों कहां पे आ रहा है, उनको रहने देते हैं, बाकी को हटा देते हैं। देखिए जरा, आर के बाद क्यों यहां पे आ रहा है, ठीक है, यहां पे क्यों के बाद आ रहा है बी बाहर है, यहां पे क्यों के बाद आर आ रहा है ये भी बाहर है,
हमें आर के बाद में क्यू चाहिए, तो डी बच रहा है बेटा हमारे पास में और हमारे पास में ए बच रहा है। तो अब देखते हैं डी हमारे साथ में चल सकता है या ए चल सकता है, ठीक है, या ए चलेगा तो डी चलेगा। दोनों में ही आर एस है, दोनों में ही आर एस है, और एक में है क्यूपी, दोनों में ही आर एस है, एक में है क्यूपी और एक में है पी क्यू। तो चलिए देखते हैं, आर एस तो चलो एक पेयर हमें मिल गया, लेकिन क्यूपी होना चाहिए या पीक्यू होना चाहिए, इसी चीज पे पूरी बात निर्भर करेगी। सो लेट्स सी आरएस क्या कह रहा है, फिर क्यूपी और पीक्यू को अरेंज करके देखेंगे। आरएस कह रहा है दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, आरएस दोनों में ही है, ठीक है। हु शुड गेट व्हाट, हाउ शुड पावर एंड अदर सोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, शुड सोसाइटी बी बेस्ड ऑन कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन। दे डिसएग्री अबाउट हाउ दे शुड लिव, है ना, कैसे रहना चाहिए, किसको क्या मिलना चाहिए, कैसे पावर और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सोसाइटी को कोऑपरेशन या कॉन्फ्लिक्ट किस बेसिस पर अरेंज होना चाहिए, ये सब चीजों पे वो लोग डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में लिखा है आरएस के बाद में बेटा लिखा है आरएस के बाद में लिखा है PQ है और यहां पे हमारे पास में QP है। तो एक चीज तो कॉमन सेंस हमें बता रही है कि RS के बाद में P तो हो ही नहीं सकता, Q होना चाहिए, क्योंकि यहां पे ये थी डिसएग्रीमेंट्स, ये थे डिसएग्रीमेंट्स, और किस चीज पे डिसएग्री कर रहे हैं इसके बारे में लिखना चाहिए। सो RSQ तो हमारे पास में आ गया है। अब हमें चाहिए P इसके बाद में, क्योंकि P एक बात कर रहा है कॉमन किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू की, तो P को हम एकदम लास्ट में रखेंगे और P के बाद में हम लिखेंगे, अरिस्टोटल के बाद में ये हो गया है, फिर उसके आगे हम लिखेंगे S6 में भी अरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूं। सो RSQP को हमें देखना पड़ेगा। RSQP हमें मिल रहा है डी वाले पॉइंट में नहीं, सी और बी ऐसे ही बाहर निकला था, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे RSQP। सो दिस वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 है आई गेस आपके सामने। हाँ, रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स मेनी ऑफ द ऑर्गन सिस्टम बिकम मोर एफिशिएंट। रेगुलर एक्सरसाइज जो हम करते हैं उससे हमारे जो ऑर्गन सिस्टम है वो और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं विद टाइम, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिटनेस। अलग अलग एक्टिविटीज को अलग अलग टाइप की फिटनेस चाहिए होती है। जैसे आप देखोगे कि जो दौड़ने भागने वाले लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा पुशअप मारते हैं, चिन अप मारेंगे और बहुत ढेर सारी कैलिस्थेनिक्स की एक्सरसाइज करेंगे। क्रिकेट खेलने वाले भी ढेर सारी एक्सरसाइज करते हैं, जबकि हमें लगता होगा यार इनमें एक्सरसाइज की क्या जरूरत है। जो अपने नीरज चोपड़ा हैं वो भी भाई साहब जैवलिन थ्रो के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो हमें समझ नहीं आता कई बार कि यार ये एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, इनको तो सिर्फ हाथ ही स्ट्रांग रखना है। नहीं, फिटनेस बहुत जरूरी है इसके लिए, तभी आप इस चीज में आगे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो पी बोल रहा है इट कैन इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम स्प्रेन। अच्छा, स्प्रेन ना आए। Regular exercise makes many of the organ system become more efficient. It can improve your strength, make your body more flexible and less likely to suffer from sprain. It can also improve your endurance. अच्छा, देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, P और Q में देखो कनेक्शन देखो। It can improve, Q कह रहा है it can also improve, तो P के बाद में ही Q आएगा चाहे जो हो जाए, P के बाद में ही Q आएगा। एकदम बाद में आ रहा है कि नहीं वो नहीं मालूम है, लेकिन P के बाद में ही Q आएगा। अब यहां से कुछ ऑप्शंस तो तुरंत बाहर हो जाएंगे, तो चलो उनको बाहर कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। P के बाद में देखो Q किसमें नहीं आ रहा है, P के बाद में Q किसमें नहीं आ रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां पे Q पहले आ गया, तो P के बाद में Q यहां नहीं आ रहा है, A बाहर हो गया। P के बाद में Q यहां आ रहा है, ये ठीक रहेगा। उसके बाद में P के बाद में Q यहां आ रहा है, ये ठीक रहेगा। यहां पे P पहले नहीं आ रहा है, ये बाहर हो जाएगा। दो बच रहा है, RSPQ और PSQR। अब देखते हैं कौन सा वहां वाला सही बनता है और फिर उस हिसाब से बात को आगे बढ़ा लेंगे। तो बेटा दो ऑप्शंस बच रहे हैं, एक बच रहा है RS और फिर एक बच रहा है PS। देखते हैं कौन सा वाला ठीक बन रहा है, उसके साथ में चलेंगे। RS और PS, लेट्स लुक एट RS और फिर RS के बारे में बात करते हैं एंड देन वील मूव टू PS, ठीक है। सी RS कह रहा है इट ऑल्सो uses up energy and helps to prevent large amount of fat building up in the body, ठीक है। फिर P बोल रहा है it can improve your strength, make your body more flexible। तो यार RS क्या बोल रहा था, देखिए जरा यहाँ पे RS कह रहा था, R बोल रहा है it also uses up energy and helps to prevent large amount of fat building up in the body। क्या चीज करती है ये, रेगुलर एक्सरसाइज makes many of the organ system become more efficient, और फिर इट ऑल्सो यूजेस अप एनर्जी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बिल्डिंग अप इन द बॉडी, ठीक है। ये काम भी कर लेती है। तो अगर हम आर से शुरुआत करें फिर एस आ जाएगा। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 वेज। एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिटनेस को 3 तरीके से वो कर सकती है, ठीक है, ठीक है। तो आर एस यहाँ पे चल पा रहा है। फिर अब जो हम लास्ट में बात करेंगे वो है एस क्यू की। तो एस क्यू देखते हैं चल पाते हैं भाई साहब, सॉरी पी एस की बात करते हैं।
पी बोल रहा है इट कैन इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम स्प्रेन। यार यहाँ पे स्प्रेन वगैरह जो हम बात करेंगे वो अभी तक फिलहाल किसी अगर आप एथलीट के बारे में बात करो तब स्प्रेन वगैरह आ पाएगा, है ना। स्टार्टिंग करने के लिए अगर हम स्प्रेन लिखेंगे तो थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, पर चलो पी के साथ में एस को पढ़ के देखते हैं। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 वेज। अब यहाँ पे इट कैन इंप्रूव योर स्ट्रेंथ, मेक योर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल एंड लेस लाइकली टू सफर फ्रॉम स्प्रेन। और उसके बाद में एक्सरसाइज कैन इंप्रूव योर फिटनेस इन 3 वेज। एस के बाद में आ रहा है फिर क्यू, इट ऑल्सो यूजेस ऑफ एनर्जी। अब यार यहाँ पे ये चीज तो गड़बड़ हो गई। एक्सरसाइज कैन इंक्रीज योर फिटनेस इन 3 वेज, इट ऑल्सो यूजेस ऑफ एनर्जी एंड हेल्प्स टू प्रिवेंट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट बिल्डिंग अप इन द बॉडी। उसके बाद में फिर क्यू आ जाएगा, इट कैन ऑल्सो इंप्रूव योर एंड्योरेंस। और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज रिक्वायर डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ फिटनेस। गड़बड़ हो गया, मजा नहीं आ रहा है, सेंस नहीं बन पा रहा है कुछ खास। सो यहाँ पे ये पी वाला जो पॉइंट है PSQR, इसको हटाने हैं। तो डी पहले बाहर था, ए पहले बाहर था, डी पहले बाहर था, ए पहले ही बाहर था, सी अभी हमने हटा दिया। PSQR में मजा नहीं आ रहा है, कोई भी चीज को कहीं पे भी रख दिया गया है। कौन सा वाला चलेंगे? RSPQ के साथ चलेंगे, तो इट वुड बी ऑप्शन बी दैट गेट्स एज द करेक्ट चॉइस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 49th नंबर क्वेश्चन पे। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। ये हम इंग्लिश पढ़ते पढ़ते एकदम से फिजिक्स में आ गए हैं, चलो कोई बात नहीं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे किसका? सॉलिड्स का, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होके अपने लिक्विड फॉर्म में आ जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, है ना, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी सॉलिड का। ठीक है, अच्छी बात है। P, a stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। अब फिलहाल यार यहाँ पे देखो, increasing the temperature of solids the kinetic energy of the particle increase। A stage is reached when the solid melts and is converted to a liquid। ठीक है, due to the increase in kinetic energy the particles start vibrating with greater speed। ठीक है the particles leave their fixed position and start moving more freely। ठीक, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब यार एक सीक्वेंस लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखी गई है। सीक्वेंस शुरू कहाँ से हो रही है? देखो यहाँ पे ध्यान से, सीक्वेंस को शुरू करने के लिए हमारे पास में P, S और Q। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा वाला पॉइंट शुरुआत कर सकता है। देखो जरा ध्यान से, अगर हम बात करें तो ये शुरुआत कर रहा है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। अब यहाँ पे 3-4 स्टेप्स में चीजें हो रही हैं। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ रही है। अब काइनेटिक एनर्जी वाले कॉन्टेक्स्ट में लेके बात करो आगे, और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि और किस चीज को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इस चीज को जनरलाइज कर लेते हैं। पहले टेम्परेचर बढ़ाया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या हो रहा है? देखो काइनेटिक एनर्जी कहाँ है, यहां हटाते हैं, क्यू देखते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो क्यू, देखो क्या बोल रहा है, क्यू बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब क्यू के साथ में क्या हो गया? ये S1 के साथ में क्या हो गया? Q हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से क्या हो गया? पार्टिकल ज्यादा तेज से स्पीड से वाइब्रेट करने लगे। अब वाइब्रेट की, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली। फिर Q बोल रहा है, S बोल रहा है द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब क्या होगा? देखो यहां पे हमने क्या किया है बेटा? Q से शुरुआत कर ली है। अब Q के बाद में क्या हो रहा है? ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई है और यहाँ पे टेम्परेचर हमने बढ़ाया हुआ था, है ना, तो जो एनर्जी सप्लाई हो रही थी हीट से, जिसके थ्रू टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्या करेगा? ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब देखो समझो, टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगे। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? हीट बढ़ती जा रही है, उस वजह से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो धीरे धीरे ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगी तो दूर हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में कम होने लग जाएगा। तो ये एक स्टेप है। तो क्यू के साथ में क्या लेते हैं? एस लेते हैं। क्यू के साथ में एस को लिया, ठीक है। अभी ये क्या हो गया? थोड़े से दूर जाने लगे, ये वाइब्रेट करते करते आपस में दूर हो गए, ठीक। अब दूर के बाद में क्या आ रहा है? देखो, द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, ठीक है। अब पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपनी जगह छोड़ देंगे और इसको ज्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे। जैसे अभी तक इनका जगह फिक्स था, मान लो ये जगह फिक्स था, फिर धीरे धीरे वाइब्रेट करना शुरू किए, आग और तेज बढ़ी या फिर टेम्परेचर और बढ़ाया तो ये वाइब्रेट और तेज तेज करने लगे, फिर इतना तेज वाइब्रेट किया कि अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, मतलब ये वाली, इसको उन्होंने छोड़ दिया। तो क्यू एस के साथ में आर लिया है। फिर देखो यहाँ पे उसके बाद में पी बोल रहा है एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड, और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि ये चीज क्या हो जाएगी? सॉलिड से चेंज होके ये लिक्विड में
कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वाइब्रेशंस के बाद इतने दूर चले जाएंगे कि फिर इनका आपस में जुड़ पाना मुश्किल रहेगा, और अगर पार्टिकल्स ब्रेक हो गए तो सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये चीज देखिए क्या कह रहा है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। अब हम स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, हीट को देते जा रहे थे, तो जिस टेम्परेचर पे आके क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स उसके एकदम अलग अलग हो जाएंगे और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, इसी को बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो कौन सा वाला ऑप्शन यहां पे फिट हो रहा है बेटा? हमने शुरुआत करी थी Q से, फिर लिया S, उसके बाद में R एंड देन अल्टीमेटली P। QRSP को हमने दिया था, तो यहां पे QRSP कौन से वाले पॉइंट के साथ जा रहा है बेटा? QRSP जा रहा है पॉइंट नंबर B के साथ में, है ना। QRSP जाएगा पॉइंट नंबर B के साथ में। ठीक है, QRSP नहीं यार, QRSP कैसे यार, QS लिया था हमने ना, QS। Q के साथ में क्या लिया था? S। हाँ, पहले हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी थी, फिर वहां पे टेम्परेचर बढ़ाया था, तो यहां पे हीट QS आ रहा था, QS फिर R फिर P आ रहा था। हाँ, QR फिर QS फिर आगे बात हुई थी, तो QS है हमारे पास में, दो ऑप्शंस हैं जिसमें Q आ रहा है, तो D और C तो बाहर हो जा रहा है, QR ये बाहर होगा, QSRP ये वाला ऑप्शन नंबर A के साथ जाएंगे, क्योंकि हमने Q के साथ में लास्ट वाला पॉइंट लिया था ना, Q के साथ में S लिया था, सो इट वुड बी QSRP होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50th S1। थिंग्स आर ऑफन नॉट व्हाट दे सीम। असल में चीजें वैसी नहीं होती जैसी वो दिखती हैं। जैसे आपने सुना होगा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो जैसी वो दिख रही है असली में शायद वैसी है नहीं। यहां पे मतलब कुछ फिलोसॉफिकल बात शुरू हो रही है। This happened without you even knowing it. So imagine the changes that occur to this earth and humanity. ठीक है, but you are really not, because the Milky Way galaxy of which you are a part is moving through space at 2.1 million kilometer an hour. अच्छा, जिस चीज का but you are really not, अच्छा कह रहा है things are often not what they seem, but you are really not। P वाला तुरंत शुरुआत करने के कॉन्टेक्स्ट से बाहर हो जाएगा, P से शुरुआत कोई नहीं कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये C वहां से बाहर हो गया है। अब बच रहा है Q, R और S। देखते हैं कौन सा वाला शुरुआत कर सकता है बेटा। चलो, P तो बाहर हो गया, P नहीं शुरुआत कर सकता है। अब उसके बाद में Q देखते हैं। सो इन रफली 20 सेकंड दैट इट वुड हैव टेकन यू टू रीड दिस पैराग्राफ, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। ये भी बाहर हो गया, R भी शुरुआत नहीं कर, Q भी शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि फिलहाल यहाँ पे बात क्या हो रही है, देखो जरा, जैसी कोई चीज दिखती है वैसी है नहीं। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर मैं मानता हूं Q, सो इन रफली 20 सेकंड दैट इट वुड हैव टेकन यू टू रीड दिस पैराग्राफ, यू हैव ऑलरेडी मूव्ड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। अब यहाँ पे हम मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं कर सकते, तो Q वाला पॉइंट भी स्टार्टिंग से बाहर हो जा रहा है, तो C बाहर हो गया, A बाहर हो गया। अब बचा R और S शुरुआत करने के लिए। चलो R देखते हैं। एंड दैट इज विदाउट टेक इन टू अकाउंट द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन। फिर से यहाँ पे बात ये इससे नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे R भी बाहर हो गया। तो PQR तो चल गया, S बचता है। देखो S कुछ बात कर पा रहा है। एज यू रीड दिस सेंटेंस, परहैप्स सिटिंग इन अ कंफर्टेबल चेयर इन योर स्टडी यू वुड प्रोबेबली कंसिडर योरसेल्फ एट रेस्ट। अब ये एग्जांपल देके बात कर रहा है कि मतलब जैसा हर चीज दिखता है वैसा है नहीं। फिर यहाँ पे शुरुआत किस चीज से हो रही है कि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आप इस सेंटेंस को पढ़े, शायद अपने कंफर्टेबल चेयर पे बैठ के आप पढ़ रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आप एकदम रेस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, तो देखो शुरुआत तो हमारी किससे हो चुकी है, S से हो चुकी है। अब एक ही पॉइंट बच रहा है S वाला, तो SPRQ को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, S के बाद में आ रहा है P कह रहा है बट यू आर रियली नॉट, बिकॉज द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ विच यू आर अ पार्ट इज मूविंग थ्रू स्पेस एट 2.1 मिलियन किलोमीटर्स एन आवर। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रेस्ट में हैं, आप अभी भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि आप उस मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट हैं जो किस स्पीड से मूव कर रही है, 2.1 मिलियन किलोमीटर्स एन आवर इस स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, तो P हो गया, तो S के साथ में P हो गया, फिर उसके बाद में SP, देन वी हैव R, and that is without taking into account the effects of Earth's rotation on its own axis, it's orbiting around the sun and sun's journey around the Milky Way। और ये सारी चीजों को छोड़ के कि अर्थ अपनी जगह पे भी घूम रही है, सूरज के किनारे भी घूम रही है, और सूरज के रिस्पेक्ट में जो रोटेशन और रेवोल्यूशंस हो रहे हैं वो अलग, और सूरज अलग जो मिल्की वे के किनारे मिल्की वे में घूम रहा है उसकी बात अलग है। इतनी सारी मूवमेंट्स हमारे आसपास हो रही हैं। फिर उसके लास्ट में S इसको एग्जाम्पल दे रहा है कि एज यू रीड दिस सेंटेंस परहैप्स सिटिंग इन
फिर आर के बाद में एग्जाम्पल क्या दे रहा है, सो इन रफली 20 सेकंड्स दैट इट वुड हैव टेकन यू टू रीड दिस पैराग्राफ यू हैव ऑलरेडी मूव थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, कि जितना 20 सेकंड लगा होगा आपको इसको पढ़ने में, आप लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास मूव कर चुके होंगे। S6 बोल रहा है दिस हैपेंड विदाउट यू इवन नोइंग इट, सो इमेजिन द चेंजेस दैट अकर टू दिस अर्थ एंड ह्यूमैनिटी। कह रहा है कि ये चीज लेकिन आपको मालूम ही नहीं चल पाई, तो सोचो जरा ह्यूमैनिटी और पूरे अर्थ पे कितनी चीजें होती होंगी, है ना, अर्थ और ह्यूमैनिटी पे कितने सारे चेंजेस होते होंगे हर टाइम। सो दिस इज हाउ इट इज कंक्लूडेड। तो कौन सा वाला पॉइंट स्टार्ट कर रहा था, एस शुरुआत कर रहा था बेटा, तो एस वाले के साथ अगर हम जाएंगे इट वुड बी SPRQ, दैट इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट वी हैव। सो ऑप्शन नंबर डी जाएगा एज द करेक्ट चॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की बारे में बात करते हैं। अभी रीअरेंजमेंट खत्म है, अब आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। डायरेक्शंस पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन देखेंगे। Each of the following sentences in this section has a blank space and 4 words or group of words are given after the sentence. Select the most appropriate word or group of words for the blank space and indicate your response on the answer sheet accordingly. सिंपल सा काम करना है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक ब्लैंक दिया हुआ है, आपको इस ब्लैंक के लिए कभी एक से ज्यादा वर्ड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है बेटा, और इधर कभी एक से ज्यादा वर्ड दिए हैं, कभी 2, 3, कभी 4 वर्ड्स दे सकते हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वर्ड्स आपको देंगे। आपको क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है और इस खाली जगह की नीड समझनी है कि कौन सा वर्ड यहां पे अगर आ जाए तो मजा ही आ जाएगा भाई, एकदम सेंटेंस को पूरा कंप्लीट मजा आ जाएगा। तो ये चीज पढ़ के आपको फाइंड आउट करना है A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन यहां पे फिट होता है। चलो 51 क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होना चाहिए। इफ आई डैश अ गुड मैच आई वुड हैव गॉट मैरिड। देखो ध्यान को, अब यहां पे इफ से शुरुआत हो गई, मतलब ये कंडीशनल हो गया है। कंडीशनल में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। हमने क्या सीखा था, रियल और इमेजिनरी होता है। यहां पे वुड प्लस हैव प्लस V3 लिखा है, यहां पे वुड प्लस हैव प्लस V3 लिखा है। इसका मतलब क्या है, जो इफ वाला है उसमें क्या होना चाहिए बेटा, इफ वाले में क्या होना चाहिए, हैड प्लस V3 होना चाहिए, और ये बनाएगा क्या चीज, रियल वाला कंडीशनल बनाएगा। ठीक है, हमने 2 तरह के कंडीशनल सीखे थे। पहला वाला क्या था, इमेजिनरी था, जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में लगाते थे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो इमेजिनरी था। कंडीशनल वाले में क्या रियल में क्या लगाते हैं, वुड हैव प्लस V3 या फिर पास्ट मॉडल प्लस हैव प्लस V3 लगाते हैं। कई सारे पेपर में ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है। तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में जिसमें इफ लगा है उसमें हैड प्लस V3 होता है, ये बात तो एकदम फिक्स है। ठीक है, तो यहां पे देखो इफ वाले में अंडरलाइन है, इसलिए हम हैड प्लस V3 को ढूंढेंगे। देखो यहां पे B, C, D एकदम बाहर है, ऑप्शन नंबर A के साथ हैड फाउंड यहां पे फिक्स हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है, द लेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 डैश of the community, more powerful members, most powerful members, most powerful member, more powerful member। देखो एक चीज बहुत अच्छे समझो, जब भी कभी वन ऑफ द यूज होगा बेटा, इसके बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री लिखोगे और प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा, और प्लूरल नाउन लिखना पड़ेगा, ये बात फिक्स है। अगर कई सारी डिग्रीज लिखी हो ना, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो सिर्फ सुपरलेटिव लिख सकते हैं और प्लूरल नाउन लिखना पड़ता है, सिंगुलर नहीं होता है कभी भी। ये फिक्स चीजें हैं, चेंज नहीं हो सकती हैं, सेंटेंस के हिसाब से ये फिक्स रहती है हमेशा। तो यहां पे लिखा है वन ऑफ द टॉप 10, क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल मेंबर्स। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ए बाहर, सी बाहर, डी बाहर। प्लूरल की जगह प्लूरल की बात करनी होती है, इसलिए मेंबर सही नहीं है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर चॉइस। इसमें देखो सुपरलेटिव डिग्री भी है और प्लूरल नाउन भी है। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। देखिए ध्यान से, सॉरी 53 तो नीचे है। When I visited the village nearby the city, I dashed many water bodies intact. अब came across, come across, came और came in लिखा है। अच्छा, when I visited, जब मैं विजिट किया था, पास्ट की बात हो गई। ठीक है, came in तो बाहर हो गया, मुझे दिखा था या मैं टकराया या मुझे मिला, ऐसा कहना है यहाँ पे। तो came और came in तो बाहर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, come across या came across। come तो प्रेजेंट हो गया, क्या हो जाएगा, came across, है ना, मुझे दिखा था या मुझे मिला कि भाई इतनी सारी वाटर बॉडीज इंटैक्ट, मतलब वैसे ही सेफ पड़ी हुई है, कुछ भी खराब नहीं हुआ था। ठीक है, तो ए यहां पे हो जाएगा। 54 देखो, he has lost all his investments and he is dash।
अब वो क्या है, उसने सारी इन्वेस्टमेंट मतलब सारी इन्वेस्टमेंट उसकी चली गई है, एंड ही इज डैश। ब्रोक है, ब्रोकन है, डिस्क्रेडिटेड है, डिफंक्ट है। तो यहां पे बेटा देखो डिफंक्ट और डिस्क्रेडिटेड तो बाहर हो जाएंगे, क्या बच रहा है, ब्रोक और ब्रोकन। ही इज ब्रोकन नहीं होता है, वो टूटा हुआ सास हूं मैं ऐसा नहीं है, ही इज ब्रोक नाउ। ठीक है, जो कंडीशन होती है उसके लिए ब्रोक लिखते हैं, ब्रोकन का मतलब है अंदर से टूट जाना, तो एकदम लुट जाना, दैट वुड बी ब्रोक। ऑप्शन नंबर ए इज गुड टू गो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ही डैश वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। ही डैश, अब यहां पे पूछ रहा है कि वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स, जो भी हम कोर्स करें क्या उसके लिए हमको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये जस्ट डाउट की तरह पूछी जा रही है। सो सेड, टोल्ड, थॉट ऑफ, आस्क्ड। यार देखो थॉट ऑफ नहीं, ही थॉट ऑफ वेदर बाहर है, टोल्ड नहीं, सेड नहीं, इट वुड बी आस्क्ड। पूछेगा ही यार, तो ये चीज तो कॉमन सेंस से भी आ जाती है। तो 55th वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी, जिसमें वो पूछ रहा है कि भैया जो कर रहे हैं उसका कोई सर्टिफिकेट दोगे या सिर्फ ऐसे ही पढ़ा के ही छोड़ दोगे, है ना। तो इस बारे में आस्क्ड वेदर ही कुड गेट एनी सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स। 56 देखिए जल्दी से बेटा। आई डैश फेयरवेल टू ऑल माई कोर्स मेट्स लास्ट ईयर। आई डैश, देखो बिड, बेड और बिडन होता है, तो बैड गलत है, सैड गलत है, आई बिड होता है, आई बिड फेयरवेल, आई बेड फेयरवेल। बिड है V1, आपको चाहिए लास्ट ईयर की बात कर रहा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए जो है बेड, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ये V1 है, नहीं चलेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, V2 चाहिए, तो बेड हो जाएगा। आगे 57th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेरी फ्यू ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वेरी अर्ली वैदिक पीरियड आर डैश नाउ। अब एक्सटेंट है, एग्जिट है, एग्जेम्प्ट है, रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब तो बेकार हो गया, भद्दा हो गया, तो ये चीज बाहर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें क्या चाहिए, बहुत कम टेक्स्ट जो है अर्ली वैदिक पीरियड के अभी तक बचे हुए हैं, तो ये डी बाहर, सी बाहर, एग्जिट तो मतलब ही नहीं, एक्सटेंट नाउ। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इकलौता ऑप्शन जो सेंस दे रहा है यहां पे। चलिए ऑप्शन नंबर ए के बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। A speech is a dash address delivered to an audience that seeks to convince, persuade, inspire or inform. A speech is a dash address. Formal, informal, humorous या political. स्पीच को हम पॉलिटिकल तो एकदम कन्फाइन नहीं कर सकते, ह्यूमर की जरूरत नहीं है उसमें, पूरा स्पीच ही ह्यूमर नहीं होगा तो फिर कॉमेडी हो जाएगा, है ना। इनफॉर्मल नहीं होता है, फॉर्मल होता है। ये स्पीच देखो होता फॉर्मल ही है, आप उसको इनफॉर्मली बोल सकते हैं, बट स्पीच इज अ फॉर्मल टर्म एंड इट इज ऑलरेडी, इट इज ऑलवेज एड्रेस्ड फॉर्मली बेटा। So it is a formal term, formal address delivered to an audience that seeks to convince, persuade, inspire or inform. ठीक है, याद रखो इस चीज को। Speech is a formal term, letter is a formal term, application is a formal term, ये सारे formal terms हैं। 59 क्या कह रहा है, all that dash is not gold। अब अगर ये वाला ऑप्शन आपने, ये क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, मतलब अंग्रेजी पढ़ना पे लानत है। ये तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, इस चीज को कहने का ये इडियम है। सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन यहां पे ए गलत है, ग्लिटरिंग ग्लाइडिंग गलत है। देखो इसमें एक तरीके से और एरर आ सकती थी, ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, ये आंसर इस तरीके से भी हो सकता था क्वेश्चन। इसमें ऑप्शन नंबर ए देते थे विच, ऑप्शन नंबर 2 दे देते दैट, यहां पे लिख देते तीसरा नंबर लिख देते व्हाट, और यहां पे लिख देते ऑल वॉट एवर। तो आप क्या करते हैं, हमेशा दैट लिख देते। क्यों ऐसा करते, हमने रूल क्या पढ़ा था बेटा, जब भी ऑल, सम, जब भी ऑल, नथिंग, द ऑल, द सेम, एनीथिंग, इस सब के बाद में हमेशा कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगता है, दैट लगता है। तो इसीलिए ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है, हमने सीखा था प्रोनाउंस वाले चैप्टर में। तो ध्यान रखिए कभी क्वेश्चन इस हिसाब का आए तो भी आप गलत मत करिएगा आंसर को, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकते हैं वो। नंबर 50 देखेंगे, हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 years द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक डैश, आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई हैज बीन या फिर वुड हैव बीन। बड़ा ही कठिन या बड़ा तगड़ा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। चलो, हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 साल, अभी 40 साल हो चुके हैं। द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक, आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई हैज बीन या फिर अ वुड हैव बीन। देखो वुड हैव बीन तो बाहर हो जाए क्योंकि इसमें फिर क्या होता कि ऐसा हो सकता था या ये रह सकते थे, तो ये तो सीधा बाहर हो जा रहा है। हैविंग बीन इन पॉलिटिक्स फॉर अबाउट 40 साल, द पार्टी नाउ ट्रीट्स हिम लाइक, आई हैव बीन, आई हैड बीन, आई हैज बीन, ये बाहर है, ये बाहर है,
अ हैज बीन की बात करेंगे, क्योंकि यहां पे ही के बारे में बात हो रही है, हिम के बारे में बात हो रही है। हैव बीन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। हैड बीन का मतलब है अब इसको नहीं मानते हैं इसलिए बाहर है। एक आदमी के लिए हैव बीन नहीं लिख सकते, अ हैज बीन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 60th इज अप। बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स में आपको करना होता है सिमिलर मीनिंग्स के आंसर, यानी जो भी पूछा है उसी का भाई बताना होता है आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया होता है। इस अंडरलाइन वर्ड के लिए 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़ के आपको बताना होता है कौन सा ऑप्शन एग्जैक्टली वही मीनिंग दे रहा है जो ये अंडरलाइन वर्ड दे रहा होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको। होते हैं बड़े सिंपल से, ये बस आपको देखने में टफ लगते हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन वर्ड और वर्ड्स फॉलोड बाय 4 ग्रुप ऑफ वर्ड ऑफ वर्ड्स। Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. Exactly वही चीज जो भी मैंने आपको बताई है। एक सेंटेंस दिया है, इसको पढ़िए और बताइए कि कौन सा वाला ऑप्शन ABCD में से एग्जैक्टली इसका सिनोनिम या सिमिलर मीनिंग दे रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है emboldened by its success The leader now plans to go ahead with the plan and implementation. Emboldened का मतलब क्या है? जब मैं बहुत बोल्ड फील कर रहा हूं कि भाई आज तो पक्का किला फतेह कर दूंगा, तो that's how I'm feeling emboldened, मतलब एकदम बोल्ड फील करना, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक फील करना कि भाई आज तो पक्का ये काम कर ही दूंगा। तो बहुत ज्यादा आप क्या हो गए हो, बहुत एंथुसियास्टिक हो गए हो, बहुत ज्यादा इंकरेज्ड हो गए हो आप किसी चीज को लेके। सो वी हैव emboldened के लिए ऑप्शंस में हमारे पास में है इनकरेज है, डिसग्रंटल्ड है, ऑपोजिट हो गया बेटा ये। सक्सीडेड नहीं होगा, अभी तो शुरुआत हुई है ना, सक्सीड थोड़ी हो जाएंगे। फेल्ड तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो डिस्ग्रंटल्ड और फेल्ड इसके ऑपोजिट हो गए। सिमिलर वाला कौन सा हो रहा है बेटा, इनकरेज है ना, बहुत ज्यादा इनकरेज्ड, या फिर यहां पे एंथुसियास्टिक भी हो सकता था, एंथुसियास्टिक भी हो सकता था, दोनों में से कुछ भी लोगे सही माना जाएगा। ठीक है, इनकरेज या एंथुसियास्टिक। चलो बात करते हैं नंबर 62 की। 62 देखो क्या कह रहा है, इट इज एनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजिनस सिनेमा इज गोइंग प्लेसेस। इंडिजिनस का मतलब होता है ऐसी चीज जो अपने देश में बनी होती है या खुद की होती है, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिजिनस का यहां पे मतलब अगर हम निकाले तो ये निकलेगा ऐसा कोई चीज जिसमें हमारा अपने देश का दिख रहा हो या हमने बनाया है ये चीज दिख रही है, मतलब विदेशी नहीं है या दूसरों की नहीं है, ये चीज हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा। तो पहला कह रहा है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब सेम से हो गया, बाहर हो गया। क्लासिकल का मतलब जो चीज बहुत ज्यादा एपिक टाइप की रही है, हमारी हो चाहे किसी और की हो, इसलिए इसको नहीं लेंगे। होम ग्रोन है, नॉन नेटिव लैंग्वेज है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, दैट इज होम ग्रोन। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी चीज हमारी अपनी नेटिव होती है उसको हम बोलते हैं इंडिजिनस। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है 63rd, इसके ऑप्शन आई गेस उधर लिखे हैं। ठीक है, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लेक्सोनेक्सिया। ठीक है, सॉरी, प्लियोनेक्सिया। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लियोनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर अ गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। अब ठीक है, प्लियोनेक्सिया के बारे में यहां बात हुई है, ऑप्शंस देखेंगे और बात करेंगे क्या है। एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड, ठीक, कि मतलब सब इस चीज को मतलब अच्छा मान रहे हो, सब मुझे अच्छा मान रहे हो, ये एबिलिटी। और कंसीव का मतलब है ऐसा चीज पा लेना कि भाई सभी मुझे अच्छा मान रहे हैं। द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद व्हाट इज नोन एज प्लेक्सोनिया। अब ये चीज अगर किसी को प्लियोनेक्सिया है तो ये चीज इनकंसिस्टेंट रहेगी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि लोग सब अच्छा मान रहे हो और सब इमेजिन कर रहे हो कि मतलब मुझे अच्छा ही माना जा रहा है। ठीक है, इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर अ गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। और ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है अगर कोई डेमोक्रेसी है, उसका कोई लीडर है उसके लिए, या कोई भी डेमोक्रेसी है तो उसके लिए। ग्रीड टू grab everything for oneself, greed to accumulate more and more wealth, dislike for others या over ambitions। कौन सी चीज के कॉन्टेक्स्ट में इसको सही मान सकते हैं? ध्यान से देखो इसको बेटा, greed to grab everything for oneself, है ना। अगर आपको चाहिए बेटा देखो, the ability to imagine and conceive a common good is inconsistent with what is known as प्लियोनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल फॉर अ गुड डेमोक्रेसी टू रियलाइज। अगर अच्छी डेमोक्रेसी को ये रियलाइज करना है, सो प्लियोनेक्सिया वुड बी व्हाट, कि आप अपने फेवर में सारी चीजें कर लो और फिर भी लोग आपको अच्छा अच्छा बोले। सो दैट्स नॉट समथिंग दैट कैन फॉल इन प्लेस जब भी चीजें खराब हो रही होंगी। सो ए सेज ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वनसेल्फ, ग्रीड टू एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ। अब देखो यार, यहां पे बात तो ए और बी दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन ए वाले का कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली वही है जो प्लियोनेक्सिया का होता है। सी सेज डिसलाइक फॉर अदर्स, सी बाहर है। डी सेज ओवर एम्बिशियस, नहीं ऐसा भी नहीं है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट्स ग्रीड टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वनसेल्फ। हर चीज अपने लिए भर लेना या कर लेना, अपने खाते भर लेना, दिस इज प्लियोनेक्सिया।
चलो आगे नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर। कोई ऐसी चीज कहने से बच रहा था वो, जो चीज उसको आगे इम्प्लीकेट कर देगी, है ना। जैसे मान लो हम किसी चीज के बारे में बता रहे हो, पुलिस को बता रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब मैं कोई चीज ऐसा कहने से बचूंगा जो चीज मुझे उसमें फंसा दे। सो दैट इज समथिंग। ही ट्राइड टू अवॉइड सेइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर, है ना। मतलब उसके खिलाफ आगे कोई सबूत दे दिया, कुछ भी ऐसा प्रूव कर दे कि भाई ये गिल्टी है। तो वी हैव रिवॉर्ड, इंक्रिमिनेट, इनकरेज या इनसाइट। तो डी, सी और ए यहां पे आपको देख के ही बाहर लग रहे होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इंक्रिमिनेट का, सॉरी इंक्रिमिनेट हो जाएगा इम्प्लीकेट का सिनोनिम बेटा। सो ऑप्शन नंबर बी के साथ हमें यहां पे जाना पड़ेगा। चलिए 65th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स which forms the major income of the government has not changed this year। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है और उसका भाई कौन सा है ये पता लगाना है, ठीक है। देखो जब भी स्टैट्यूटरी की बात आएगी इसका मतलब होगा लीगैलिटीज से। तो लीगैलिटीज से मतलब होगा, मतलब जो भी चीजें लीगली चल रही हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करना पड़ेगा। तो द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेट टैक्स मतलब लीगल कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे। तो लेजिस्लेचर तो बाहर हो गया, क्या होगा अनलॉफुल, तो ऑपोजिट हो गया। गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेस जो हैं वो सब गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में ही देखे जाते हैं। तो गवर्नमेंट यहां से बाहर, इट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीगल, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है बेटा, लीगल कॉर्पोरेट। सो 65th वुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। चलो 66th के बारे में बात करते हैं। ही हैज बीन पार्ट ऑफ द ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज। वो हमेशा से पार्ट रहा था किसका, सारी डिसिडेंट एक्टिविटीज का। डिसिडेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो उपद्रवी होती हैं, जो उपद्रवी होती हैं उनको बोलते हैं, उपद्रवी एक्टिविटीज को बोलते हैं डिसिडेंट एक्टिविटीज, जिसमें खूब मार काट लड़ाई झगड़ा ये सब चीजें होती हैं, इनको डिसिडेंट बोलते हैं। सो ही हैज बीन पार्ट ऑफ ऑल डिसिडेंट एक्टिविटीज, रिबेलियस, सपोर्टिव, कन्फर्मिस्ट और लीगल। कौन सा बच रहा है बेटा, सपोर्टिव बाहर, कन्फर्मिस्ट बाहर, लीगल बाहर। बच क्या रहा है, रिबेलियस मतलब क्या, उपद्रवी या फिर डिसिडेंट जिसको बोलते हैं। सिंपल सा था। 66 वुड गो विद ऑप्शन नंबर ए। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 67, ये बोल रहा है एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब सपोर्ट भी होता है ना। एडवोकेसी की बात कर रहा है। एडवोकेसी क्या है, एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी न्यू प्रोग्राम। अब यहां पे किसी चीज को सपोर्ट करने की बात हो रही है कि कोई भी चीज को, अगर आपको किसी चीज का नया प्रोग्राम है कोई चीज, तो एडवोकेसी बहुत जरूरी है। सपोर्ट करना या उस चीज को आगे आगे बढ़ाने में मदद करना या उस चीज के साथ में चल देना, ये सब चीजें एडवोकेसी के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देती हैं। सो वी हैव प्रमोशन, ऑपोजिशन, क्रिटिक या लाइकिंग। अब देखो यार, लाइक नहीं करना है, क्रिटिक तो ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिशन सीधा ऑपोजिट है। इट वुड बी प्रमोशन या फिर सपोर्ट होता तो ये और ज्यादा बढ़िया होता। सो एडवोकेसी इज सपोर्ट और प्रमोशन ऑफ समथिंग, ठीक है बेटा, समझ गए। चलो नेक्स्ट देखो 68 क्या कह रहा है। पीपल अवॉइड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। नाउ व्हाट इज हाई माइंडेडनेस, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। हाई माइंडेडनेस का मतलब होता है जो चीजें, मतलब मैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो मैंने बोल दिया वो बोल दिया, पत्थर की लकीर वाला कुछ समथिंग, है ना। तो पीपल अवॉइड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। तो हाई माइंडेडनेस क्या होता है, देखो टफनेस लिखा है, टफनेस नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स, कि भाई जो चीज अपने उसूलों का पक्का इज हाई माइंडेडनेस। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स की बात हम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बट फिर भी लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर सी एंड डी। एंगर और विम्स, देखो यहां पे सनक जो होती है उसकी बात भी नहीं किया है और गुस्से की बात भी नहीं किया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी। चलो 69th देखते हैं। There is a tendency to treat social changes as mere development in terms of accumulation of wealth। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की क्षमता होना। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता, है ना। टेंडेंसी का मतलब क्षमता। There is a tendency to treat social changes as mere developments in terms of accumulation of wealth। ठीक है, टेंडेंसी मतलब क्षमता होना या किसी चीज का कुछ ऐसा बेसिक सा नेचर होना, दैट इज टेंडेंसी। सो पोजिशन है, प्रीडिस्पोजिशन है, थिंकिंग है, फिर आइडिया है। क्या हो जाएगा, ए सी डी बाहर बेटा, ए सी डी बाहर। ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। सो प्रीडिस्पोजिशन इज ऑल्सो द टेंडेंसी ऑफ क्षमता और समथिंग, ठीक है। चलो अब आगे हैं लास्ट क्वेश्चन पे आज के। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड पोएट्स वर पैट्रोनाइज्ड
थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस। पैट्रनाइज का मतलब क्या होता है बेटा? पैट्रनाइज का मतलब होता है जो किसी जब पैट्रन जो वर्ड है ये होता है ऐसे आदमी के लिए जो किसी लिटरेचर या आर्ट को प्रमोट करे या फिर उसको सपोर्ट करे। जैसे लोग हैं वो लिख रहे हैं चीजें, अब उनकी कोई खरीद नहीं रहा है, तो जो पैट्रन होगा वो उनको पैसे देगा और उनको सपोर्ट करेगा कि भाई इनकी चीजें खरीदो, इसको पैट्रन बोलते हैं। सो इफ समबडी पैट्रनाइजेस, वो क्या करेगा? सपोर्ट करेगा उनको। ठीक है, याद रखो, बहुत अच्छा वर्ड है ये। तो पैट्रन जो बना है ये पिता से बना है। पैट्रन का मतलब लैटिन में पिता या फादर होता है। सो व्हेन समबडी पैट्रनाइजेस, वो एज अ फादर फिगर आपको सपोर्ट कर रहा होता है या आपकी देखभाल कर रहा होता है। सो वी हैव पैट्रनाइज के लिए सपोर्टेड है, रिस्पेक्टेड है, अपोज है, स्कोल्डेड है। देखो डांटना और अपोज करना तो अपोजिट हो गया, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ आपको सपोर्ट कर रहा है पूरा, तो इट वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सपोर्टेड। ठीक है, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, कल की क्लास में करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस इसी पीवाईक्यू के। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते चलिए। चीजें पसंद आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर बनता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।